गुड मॉर्निंग। सभी छात्र मुझे सुन पा रहे हैं? ऑडियो वीडियो। हम बात कर रहे हैं भारत में कृषि पर बात चल रही है। और क्लास की थोड़ी सी ऑडियो कम कर दीजिए, गूंज रहा है। हमने देखा था सिंचाई के प्रकार में क्लियर हैं सभी लोग? सिंचाई पे कोई प्रश्न है तो पूछें, और ऑनलाइन छात्र जो है अपना ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। कृषि पर बात चल रही है। कृषि से जुड़े हुए इससे पहले हमने भारत की मृदाएं देख ली हैं। इसके बाद हमने कृषि से जुड़ा हुआ जब हमने देखा भारत का भूमि संसाधन, जिसमें हमने देखा कि भारत में कुछ 58% के करीब क्षेत्रफल ऐसा है जिसको कृषि या कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इसकी जो उत्पादकता है वो काफ़ी कम है। अगर इसकी उत्पादकता पे काम किया जाए तो चीज़ें बहुत बदल सकती हैं। तो ये मान के चलना कि भारत में कृषि योग्य भूमि जो है सीमित है, ऐसा ऐसा सच्चाई नहीं है। लेकिन हाँ, उससे जो हम निकाल पा रहे हैं वो एक चुनौती। और आज हम अ, अब हमने पानी की उपलब्धता भी देख ली है, तो आज हम किसकी बात करेंगे? भारत में कृषि का प्रचार प्रसार कैसे हुआ है, उसके कारक जो उसको निर्णायक कारक होते हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कुछ अर्थव्यवस्था में भी कृषि के बारे में पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया? जल्दी से एक सूची बना लीजिए जितना आपको याद आता है। रानी कुमारी सब क्लियर है, धन्यवाद। मधुसूदन सब कुछ क्लियर है, धन्यवाद। जय हिंद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अफरीना कह रही है सब कुछ क्लियर है, ठीक है। जल्दी से बताएंगे जिन लोगों ने पढ़ लिया है। ऑनलाइन छात्रों में भी क्या इकोनॉमिक्स हुआ है? जिस भी बैच में हुआ है थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। अब हम आखिरी 2-3 क्लासेस में रह गए, तो हमने भूगोल का भौतिक भूगोल भी कर लिया, मानव भूगोल कर रहे हैं, तो क्या क्या किया है उसमें? मंडियों के बारे में पढ़ाया था, तो यानी मंडी और उसका कृषि का वाणिज्यीकरण, ये तो मुझे नहीं पढ़ाना है। उनका दाम नहीं बताना है। यहाँ भूमि सुधार में आपके जो सिस्टम होते हैं, जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी, ये सब मुझे नहीं कराना है। जिन छात्रों ने अगर नहीं किया तो चिंता नहीं करें, इकोनॉमिक्स के टीचर कराएंगे। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं भी भूमि सुधार कराऊं, वो भी करवा रहे हैं। जब भूमि सुधार बता दिया, एपीएमसी बता दिया है, मंडी बता दिया है, ठीक है। तो भारत में कृषि को वाणिज्यिक बनाना है। कृषि का जो योगदान है हमारे सकल घरेलू उत्पाद में, वो कम होता जा रहा है। उस चिंता से आपको व्यक्त कराया होगा। और क्या बताया? सर हम आपको बहुत मिस करेंगे। मुझे क्यों मिस करोगे? जब जब भूगोल पढ़ोगे मैं वहीं पर होऊंगा, और क्या चाहिए। हाँ जी। एमएसपी बता दिया, सब्सिडी बता दिया, ठीक है। सर क्रॉप पैटर्न नहीं हुए, क्रॉप पैटर्न नहीं कराए हैं, ठीक है। स्टेट एम, ये भी हो गया, सब्सिडी भी हो गया। हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति पे चर्चा हुई है, थोड़ी बहुत चर्चा हुई, ठीक है। यस सर, कंप्लीट है इंडियन इकोनॉमी। हाँ हाँ नीलेश, तो कंप्लीट तो है, वो तो सर ने कराया है। अब आप ये बताओ, आपने उसमें कृषि में क्या पढ़ा, क्या कंप्लीट है? तो भाई कृषि में सब्सिडी क्या है, उसका एमएसपी क्या है, ये सारा क्षेत्र मेरा नहीं है। कृषि का वाणिज्यीकरण कैसे है वो होगा। कृषि के उत्पादों का जो बात हो रही है, कृषि के उत्पादों को ग्लोबलाइजेशन में किस तरह से जोड़ा जाए, उस पर भी निश्चित रूप से चर्चा रही होगी। ये जो बात हो रही है कि हमारे जो डेयरी फार्मिंग और कृषि को जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उसे लाया जाए उन व्यापार उसमें, तो उसमें क्या भारत को चुनौतियां, भारत की आर्थिक चुनौतियां क्या हैं, वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अभी इकोनॉमिक में एनिमल रियरिंग चल रहा है। अच्छा, पशुपालन चल रहा है, तो पशुपालन के बारे में भी बताया गया होगा। तो पशुपालन के बारे में पूछिएगा कि कैसे पशु पाले जाते हैं और ऐसा वैसा। तो पशुपालन क्या हमें करना है? पशुपालन तो वैसे भी नहीं करना है। पशुपालन नहीं करवा रहे हैं सर। सर ये करवा रहे होंगे कि पशुपालन क्षेत्र में, आर्थिक में उसका क्या योगदान है और क्या हो सकता है, ठीक है। तो मुझे भूगोल की दृष्टि से उसे देखना है। करण ने कहा मेरे पास और कुछ कहने को नहीं, मैं परिवहन लिख दूं। परिवहन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जय माता दी भी लिख सकते हो, सभी लोग पढ़ रहे होते हैं आपका चैट। तो हम क्या करेंगे? तो हम आज भारत की कृषि का
एक परिचय लेते हैं भौगोलिक रूप से। स्पेशियो टेम्पोरल एनालिसिस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। स्पेशियो मतलब स्थानिक आकलन, क्योंकि भूगोल स्थान पे जुड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ। और कालिक, स्थानिक और कालिक आकलन करेंगे किसका? तो अर्थशास्त्र में पशुपालन चल रहा, बिल्कुल ठीक है। पशुपालन वैसे अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, बट हाँ सर उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा बहुत ओवरलैप हो रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा कुछ बच्चन के बारे में भी, उद्योग के बारे में बताया। कृषि संपदा योजना, खाद्य प्रसंस्करण योजना, जो पीछे वाले सारे कह रहे हैं बताया। तुम कहाँ यार, पैसा दिया मैंने, कुछ नहीं बताया। पीछे वाला क्या चना खा रहा था जब तुम वो कर रहे थे? ये मेरे साथ भी करने वाले हो? कौन भूगोल बे पढ़ाता था वो? लो हमको कुछ नहीं बता के गया। तो हम सब मास्टर जो है इस बात पे जानते हैं, तो इसमें मत सोचिए आज थोड़ी ना हमने पढ़ाना शुरू किया। उसमें सर छोटे खेत से निपटने के उपाय बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं छोटे लीजिंग करी जाए। अच्छा अच्छा, लीजिंग सीख रहे हो, आज कृषि सीखोगे। लीजिंग पीजिंग तो तुमने सीख ली, आज कृषि सीखोगे। और मैं देखना चाहता हूँ कि आज कृषि में जवाब दे पाते हो कि नहीं। तो यानी एक एक शिक्षक तो दे चुका है अपनी जानकारी कृषि के बारे में, लेकिन कृषि की ऐसी जानकारी जो आपकी ज्यादा समझ आएगी, उसकी मैं संकल्पना लेकर आया हूँ। चलिए, तो कृषि को भूगोल की दृष्टि से देख रहे हैं। जब ये सरकार आई थी, एनडीए सरकार आई थी, एनडीए सरकार आई थी, तो एनडीए सरकार को मिला था सिंचाई, सिंचाई मिली थी। देश की सिंचाई लगभग 41% थी। कितनी थी? 41% थी। अभी कितनी लिखवाई मैंने? कितनी लिखवाई? कुछ 60? अरे भाई, ऐसे ऐसे परीक्षा देने जा रहे हो या मूवी का रिव्यू पूछ रहा हूं? एक बात बताओ, कल बोला जाके पढ़ लेना, ये लिख के आया कह रहा 60% के करीब। भाई किसी उसमें जा रहे हो, न्यूज चैनल पे जा रहे हो, बयानबाजी करने जा रहे हो, देखो भाई इतना है, तुम्हें तो आंकड़े पता होने चाहिए। परीक्षा तुम देने जा रहे हो, मजाक कर रहे हो? शिक्षक लेके आया होगा सर 60 के करीब। नेता टाइप बात कर रहा है, करेगा नेता टाइप। हाँ जी, 41 मिली थी, 52 के करीब हो गया है, 52 के करीब हो गया है। लेकिन सीमा कहां पर आएगी? सीमा कहां पर आएगी? ये अभिषेक वाजपेयी को ब्लॉक करो यार। सर एक प्रॉब्लम हो रही है, वर्ल्ड मैप में मिनरल में कंफ्यूज हो रहा हूं। जाके क्लास दोबारा करो, क्लास दोबारा करो। जो क्लास चल रही है उसको छोड़कर, जो क्लास छोड़ चल रही है उसको छोड़कर, यहां पे मुद्दा पूछ रहे हैं कितना है, वो नहीं बताया भाई ने। ठीक है, जितने भी हैं, जितने भी हैं, इनको नोट्स चाहिए तो नोट्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बाद में ये तो बोलेगा अरे मास्टर अच्छा नहीं है, वो तुम वैसे यूट्यूब ही समझ के आए हो। जो छात्र सच में शिक्षा समझ के आया है वो बात भी करेगा, उसको जवाब भी मिलेगा। एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ना होने का समस्या भी बताया है। तो ये सारी चीजें आपकी समस्याएं, लेकिन अब समस्याओं में अब भूगोल डाला जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि मेरा दिल इकोनॉमिक्स में यहाँ पर अटका हुआ है, यहाँ पर पर्यावरण में, यहाँ पर विश्व भूगोल में, क्लास में आए हो तो क्लास के विषय पर बात करो। और अगर क्लास के विषय के बाहर हो तो सच बता रहा हूँ, कौन सी सैयारा जल्दी कि नहीं, सैयारा देख लो। डन? हाँ जी। तो सरकार की कौन सी सिंचाई योजना रही हैं, सरकार की कौन सी सिंचाई योजनाएं रही हैं, ये भी पता होना चाहिए। जब परीक्षा दोगे, जब मुख्य परीक्षा दोगे, तो लीजिंग तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो बढ़ी हैं कैसे बढ़ी हैं? बढ़ी है तो कैसे बढ़ी है? वही योजना पूछ रहे हैं चचा। हाँ, और तो नहीं याद है तो इसीलिए बोल रहे हैं ना कि कैसे पास होगा, कैसे पास होगा। कैसे हमसे पूछते हैं बच्चे की मास्टर स्ट्रोक चलाइए, तो कैसे होगा? जब ये नहीं होगा तो कैसे होगा? और मुझे एक बात बताइए, क्या इकोनॉमी में स्कीम नहीं बताई गई? बताई गई है। कल हम ही ने बताया कितने प्रतिशत जो है सिंचाई चली गई, आज हमें नहीं पता। वो है, वो देखो लव कुछ कह रहा था जमींदारों के कारण हुआ, जमींदारों। आज सारे कारण पता चलेंगे, लेकिन उसे पता चलेंगे जो वाकई में अपनी सोच का दायित्व भी लेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण कृषि सिंचाई योजना, तो ये पहली योजना थी। एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ये दूसरी योजना है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास और बहुत सी योजनाएं हैं जिसको हमने उसमें लगाया। ये सरकार किस में गई है? सूक्ष्म
इरिगेशन जिसको कहते हैं माइक्रो इरिगेशन पे हमने काम किया है। हर खेत को पानी, हर खेत को पानी और हर बूंद अधिक फसल, ऐसी कुछ चीजें। मुस्कुरा मत लिखो बेटा, बाद में बोलेगा कि मास्टर ने लिखवाया नहीं। जल्दी लिखो, बड़ी बड़ी बात कर रहा है सर, मेरे को ना विश्व भूगोल का ना सर मानचित्र समझ में आया, बनाएगा उधर तो सब समझ में आएगा। जल्दी लिखो, इतना बन के हाँ हाँ मैं सारे न्यूज मीडिया में जाने लायक हो, कोई सा भी छात्र की तरह बर्ताव ही नहीं करता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बेटा लिख लो, वो कॉपी बंद कर दो, इतने ज्यादा पहने ना बनो कि मैं बुक भी देख लूंगी ये भी देख लूंगी, लिखवा रहा हूँ डिक्टेशन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY। AIBP, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एक्सीलरेशन आरजू आसिफ आंसर दो बेटा, आंसर दो। एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ठीक है। तीसरी परियोजना फिर से PMKSY, PMKSY, इस बार GW। इसमें क्या अंतर है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, GW मतलब ग्राउंड वाटर, भूजल के लिए भी योजना चली, भूजल के लिए भी योजना चली, ठीक है। अब पानी तो चला गया, पानी तो चला गया, कहां पर चला गया? ये नदी है, ये नदी बह रही है, नदी से पानी कहां चला गया? क्षेत्रों में चला गया। लेकिन दिक्कत यह है, इन क्षेत्रों में ये खेत हैं, ये क्या है? खेत हैं। जो नदी के पास है उसको तो मिल गया, हो सकता है किसी को मिस कर गया, ये वाला मिस कर गया कि नहीं, तो इसको इससे जोड़ने की जरूरत होगी। और नहीं कर सकते तो यहां पर क्या कर दो, कुछ सूक्ष्म सिंचाई दो, क्योंकि पानी है तो मुमकिन है, ठीक है। वो राजनीति वाला नहीं कह रहा हूं, कृषि के लिए पानी है तो मुमकिन है, तो पानी पहुंचाना था। तीसरी स्कीम क्या आएगी? हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, हर बूंद पे अधिक फसल पैदा करेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथी, स्पेशल प्रोग्राम, विशेष प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम चलाया महाराष्ट्र के लिए और स्पेशल प्रोग्राम चलाया राजस्थान के लिए। नीलेश बेटा ये लिख लो, चकबंदी ना बताओ मुझे, चलो जल्दी से लिखो, जितने भी लोग हैं। ये बड़े बड़े डाउट लेकर इंप्रेस नहीं करो। और जो भी अब डाउट पूछेगा, नीलेश चकबंदी लिखा, उसका जवाब दिया ना, अब बोलो यस सर नो सर, जल्दी से, नहीं तो पीछे पूरा बैच छूट जाएगा। नीलेश मेरा मैसेज मिला कि नहीं मिला? आरजू आशिफ, इंडियन ज्योग्राफी का मैप कैसे समझे? आरजू आशिफ पहली क्लास करो, आरजू आशिफ जवाब दो जल्दी से, मेरा आंसर मिला कि नहीं मिला? इंडियन ज्योग्राफी का मैप कैसे समझें? इंडियन ज्योग्राफी का मैप बनाना सिखाया गया इस बैच में, पहली क्लास से शुरू करो। आरजू आशिफ जवाब मिला कि नहीं मिला? जल्दी से, चैट है, चैट का मतलब दो तरफ से बात होती है, अगर किसी ने आपका उत्तर दिया है तो अब आपका बनता है कि इसका जवाब दो। आरजू आशिफ और नीलेश चकबंदी टिप्पणी करने के लिए नहीं है चैट, जल्दी से सभी लोग आरजू आशिफ के बैच के, जल्दी से आरजू आशिफ जवाब दो, शुरू करो ये। आरजू आसिफ कह रही मेरा डाउट नहीं क्लियर, आरजू आसिफ डाउट क्लियर किया, आप जवाब दो, मिला या नहीं मिला जवाब? आप तो चैट पे बैठी हो, जल्दी बताओ यस और नो। नीलेश भैया जल्दी से, बैठ के चैट में कोई भी टिप्पणी करेगा फिर हमारी टीम बैठ के इनको हटाए और उसके बाद जाकर लिखेगा अरे हमसे क्वेश्चन का जवाब नहीं। आरजू आसिफ, घर में माँ बाप से बात करते हो, हाँ या ना बोलते हो, क्लास रोकी है तो बोलो। इंडियन ज्योग्राफी का मैप कैसे समझें?
तो आपको बताया है कि पहली क्लास से शुरू करें जहां पे मानचित्र के बारे में बताया। समझ आया कि नहीं आया? कह रही है नो सर, फिर से लिखता हूं, फिर से लिखता हूं। इंडियन मैप के लिए क्या करें? फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन, सेकंड क्लास में फिजिकल और पॉलिटिकल। आरजू आसिफ, सभी लोगों को समझ में है? सभी लोग आरजू आसिफ चैट पे लिखेंगे जल्दी से। सभी लोग आरजू आसिफ से पूछेंगे क्या समझ में नहीं आया। पता तो चलना चाहिए आरजू आसिफ, अगली बार अगर ये करोगे खेल इस बैच में तो होगा क्या। आरजू आसिफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्विकली, अगली बार चैट करने से पहले सोचेगा तो सही। आरजू आसिफ कह रही है नहीं समझ नहीं आ रहा है, सभी बताएंगे, सभी लोग जल्दी से। आरजू आसिफ क्या समझ में नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। सभी लोग, क्लास रुकी हुई है। आरजू आसिफ का नाम लिख के पूछेंगे, पता तो चलना चाहिए यार। क्लास का आप सोचिए 2 क्लास बची हुई, पूरा बैच खत्म हो गया है, ये आ जाएंगे। हमें तो आया नहीं आरजू आसिफ। आरजू आसिफ, अब आरजू आसिफ कह रही पर्वत नहीं आया। पर्वत का चैप्टर कौन सा है? पूरा का पूरा हिमालय बताए गए हैं, हिमालय और पठार। सभी लोग लिखेंगे आरजू आसिफ पर्वत में क्या समझ नहीं आया। आरजू आसिफ मजा तो ले रहे हो बेटा? बेटा या बेटी पता नहीं कौन है भाई, नाम से तो लिया होगा। पर्वत का टॉपिक सर समझ में नहीं आया, बताए बताए। ठीक है, अब ये पठार है, ये मैदान है, उसके बाद ये पर्वत है। आरजू आशिफ ना ना बिल्कुल यहीं पे, आरजू आशिफ ये सामने है। टू मोर प्रैक्टिस दीदी, ये राहुल भैया आए हैं। आरजू आशिफ दीदी लग रही है तुमको? भाई नहीं समझ आया इसलिए पूछा हूं। आरजू आशिफ एक दीदी बना रहे, एक भाई बना रहे, ये करेंगे या नहीं करेंगे पूछने का अगर आपके पास हक है तो हमारे पास भी हक है। ये अब ऐसे कह रहे हैं फीस दिया है मास्टर नाचो। आरजू आशिफ एक आए श्री कृष्ण दुर्वे कह रहे हैं आरजू एटलस देखो, सामने सामने आरजू ये कराया गया है। ये पर्वत हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ ये बताया यहां पर। आरजू आसिफ जाओगे कहां, जाओगे कहां, ये तो मशहूर होने के लिए किया। अभी पूछा जाए आरजू आसिफ न्याय कर रही हैं या अन्याय कर रही हैं, क्योंकि कल को ये जाकर चैट करेंगी कि भैया टीचर ने जवाब नहीं दिया। आरजू आसिफ ये यहां पर हिमालय कैसे बना, प्लेट विवर्तनिकी के नियम बताए, किस तरह से बना, हिमालय कहां पर है। राजन कुमार यादव कह रहे हैं एफर्ट डालो, इजी है, एफर्ट डालो। देखो आरजू आशिफ जैसे रोज बच्चे आते हैं यहां पर, रोज बच्चे आते हैं, नॉन सीरियस हैं और यहां पर ये काम कर रहे हैं। हमारा पैसा दिया हुआ, जवाब दो। अब तुम जवाब दोगे आरजू आशिफ, कहां भागोगे, कहां भागोगे यार। बैच चल रहा है, क्या चल रहा है, एक क्या कह रहा है विश्व भूगोल का मानचित्र कैसे करूं, उसको भी दिखाया जाए। क्लास करेगा भाई, क्लास करेगा। तो बैच खत्म होने को आया, बैच खत्म होने को आया और आज बताऊंगा कि आरजू आशिफ जैसे लोगों की वजह से ये पूरा का पूरा केजीएस का जो आंदोलन है कैसे टूटता है। आरजू आशिफ बने रहिएगा बेटा बैच में, आज पक्का आपको क्लियर हो जाएगा कि आप जो कर रही हैं उससे पूरे के पूरे कितने लोगों का आप जो है सपना भी तोड़ेंगी और इस बैच की इंटेग्रिटी भी तोड़ेंगी।
कृषि में दिखाऊंगा, आज भारत की कृषि में दिखाऊंगा। आज ग्रीन रेवोल्यूशन के 3 चरणों में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आरजू आशिफ ने अभी जो हरकत की और इनकी तरह के जो बहुत सारे लोग हैं वो भारत की कृषि को कैसे घुन लगा गए, उसी तरह से जो ये अभी कर रहे हैं। अभी दिखाई देगा, कहीं मैं नहीं जाने वाला हूं, यहीं पे बहुत बढ़िया से कृषि में आप कहेंगे अरे यार ये तो बहुत ही गलत काम हुआ, भारत की कृषि में जो गलती हुई है। और ये लिख कर रख रहा हूं, बैच के एंड में आप ही बताएंगे आरजू आशिफ ने क्या किया। ठीक है आरजू आशिफ जी, कर तो लिया, बाकी लोगों से भी आप जितना भी करेंगे टीचर्स के साथ, टीचर्स चैट इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं और आप ये कर लेंगे, तो देख लेते हैं। अभी दिखाएंगे बिल्कुल भारत की कृषि के जब चरण करूंगा, अब स्पेशियो टेम्पोरल एनालिसिस, आप हैरान हो जाएंगे कि भारत की कृषि में ऐसे लोगों ने क्या किया। ठीक है, इरिगेशन का लिख लिया इरिगेशन का सभी लोगों ने लिख लिया। और इसके बाद ये बोलेंगे ओहो हम आगे से डाउट नहीं पूछेंगे, ये हमारे डाउट का आंसर नहीं दे रहे। मजाक तो बनाना मत, संसद नहीं चल रही कि कोई भी बात घुमा दी, सवाल का जवाब नहीं दिया, मजे लेके चले भी गए। आज आशिफ पूरा बैच याद रखेगा ये जो आप कर रहे हैं कि सर पहले मैप कैसे करें, फिर उसके बाद बोले कि नहीं समझ में आया, फिर मैप पे गए तो बोले पहाड़ नहीं समझ में आ रहा, फिर पहाड़ दिखा दिए। ए भाई समझ नहीं आ रहा तो हम क्या करें, पहाड़ बनाया भाई, क्रम है, बिल्कुल होगा यार। ठीक है, भारतीय कृषि चारित्रिक विशेषताएं जल्दी से लिखेंगे। भारतीय कृषि की चारित्रिक विशेषताएं क्या है, और इससे आपको आपकी इकोनॉमिक्स में जो आप कृषि पढ़ रहे हैं उसके समझ में भी बहुत सारी मदद मिलने वाली। भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी 60%, जिसकी 60% जनसंख्या, 60% से अधिक जनसंख्या कृषि व उससे जुड़े क्षेत्रों, कृषि व उससे जुड़े क्षेत्रों पर आधारित है, पर आधारित है। किंतु इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद एक आर्थिक क्षेत्र के रूप में, एक आर्थिक क्षेत्र के रूप में कृषि क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान निरंतर घटता जा रहा है। 60% आबादी, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये आपको पढ़ाया गया जीवीए, इसमें 20% योगदान है। ठीक है, जहां एक और, जहां एक और भारतीय कृषि, जहां एक और भारतीय कृषि जहां एक और भारतीय कृषि एक बहुत बड़ी आबादी को रोजगार देती है, एक बहुत बड़ी आबादी को रोजगार देती है, वहीं दूसरी ओर, वहीं दूसरी ओर
पिछले 3 दशकों से इसका विकास सीमित व मंद गति से हो रहा है। सीमित व मंद गति से हो रहा है। आज भी भारतीय कृषि मौसम विशेषकर मॉनसून पर आधारित है। आज भी भारतीय कृषि विशेषकर मौसम व मॉनसून पर आधारित है और लगभग 50% बुआई क्षेत्र में ही सिंचाई सुनिश्चित की जा सकी है। लगभग 50% बुआई क्षेत्र में ही सिंचाई सुनिश्चित की जा सकी है। सीमित भी है और मंद विकास भी। डन। उसके बाद क्या है? वर्षा या मानसून आश्रितता। वर्षा व मानसून आश्रितता आगे लिखेंगे। नेक्स्ट बिंदु, भारतीय कृषि अधिकांशतः निर्वाह कृषि है। भारतीय कृषि अधिकांशतः निर्वाह कृषि है। इसमें छोटे और सीमांत किसान, इसमें छोटे और सीमांत किसान अधिक हैं। जोत का आकार छोटा है। जिससे कृषि उत्पादकता कम है। छोटा किसान, छोटी जोत और बहुत सारी चीज नहीं कर पाता है, तो क्या करता है? कृषि उत्पादकता कम रहती है तो अपने लिए ही उगाता है, उसको क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम देखते हैं वो कृषि ज्यादा अच्छी होती है जो वाणिज्यिक होती है कि नहीं? आगे लिखेंगे। कृषि में आज भी खाद्यान्न कृषि की प्रधानता है और कृषि विविधता का अभाव है। खाद्यान्न कृषि की प्रधानता है। खाद्यान्न कृषि क्या होती है? अन्न लगा रहा है। क्या लगा रहा है? अन्न लगा रहा है, अनाज लगा रहा है या धान लगा रहा है, इसी की प्रधानता है। बाकी चीज में विविधता कम है। इस कारण से आगे लिखेंगे, इस कारण से खाद्यान्न कृषि की प्रधानता है, इसलिए कृषि में विविधता कम है। विविध भी तो होगा ना, अलग अलग चीजें लगाऊंगा, फल भी लगाऊंगा, बागानी फसलें भी लगाऊंगा, फूल पत्ती भी लगाऊंगा, वो सारी चीज नहीं कर रहा है। किसान क्या कर रहा है? अधिकांशतः खाद्यान्न ही उगा रहा है, अन्न ही उगा रहा है। और अन्न क्या देता है हमें? अन्न पोषण के रूप में क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। तो हमारे भोजन में किसकी मात्रा ज्यादा है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। किसकी मात्रा नहीं है? प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन कहां से आएगा? दालों से आएगा। दाल लगा नहीं रहा है, चल लगाता तो है। अधिक मात्रा में ध्यान किस पर है? खाद्यान्नों पर केंद्रित है। तेल नहीं है, तिलहन, वरना हमें आयात क्यों करना पड़ता? तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो बाकी चीजें वो नहीं कर रहा है,
थोड़ी कोशिश इस तरह की। क्यों है? अब छोटा सा खेत है, छोटा सा खेत है, उसमें कितना निवेश करेगा वो, और उसके पास बहुत ज्यादा इनपुट डालने का भी प्रेशर नहीं है, तो वो क्या सोचता है, गेहूं है और धान है, इसे मैं चलाता हूं। ठीक है, आगे लिखेंगे इस वजह से हमने लिखा वाणिज्यीकरण नहीं हो रहा है, इस कारण भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, इस कारण भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण सीमित है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उभरने वाले अवसरों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उभरने वाले अवसरों का संपूर्ण लाभ भारतीय किसान नहीं ले पाते। पारंपरिक रूप से पशुपालन भी भारतीय कृषि की एक महत्वपूर्ण, पारंपरिक रूप से पशुपालन भी भारतीय कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है, किंतु किंतु यह भी निर्वहन केंद्रित है, अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा कर रहा है। अगला अगला बिंदु, आर्थिक पहलुओं की दृष्टि से, आर्थिक पहलुओं की दृष्टि से भारतीय कृषि, भारतीय कृषि में सुधार की गति कम रही है। सुधार की गति कम रही है। कृषि में निवेश, कृषि में निवेश होने वाली पूंजी व तकनीक, कृषि में निवेश होने वाली पूंजी व तकनीक संस्थागत एवं निजी क्षेत्र में, संस्थागत एवं निजी क्षेत्र में सीमित रही है। कृषि का मशीनीकरण, कृषि का मशीनीकरण और किसान प्रशिक्षण, कृषि का मशीनीकरण एवं किसान परीक्षण सीमित है, किसान परीक्षण सीमित है। फिर भी भारत का किसान उगाता तो है। तो अब हम आते कृषि उत्पाद, कृषि उत्पाद आगे लिखेंगे, कृषि उत्पाद का विक्रय, कृषि उत्पाद का विक्रय, भंडारण व परिवहन। क्या किसानों को उचित दाम मिल रहा है? मंडी में दाम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बिचौलिए उनका दाम मार के ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? तो क्या कहा? विक्रय। भंडारण, मान लीजिए किसान की फसल का अभी दाम नहीं मिल रहा है, तो क्या किसान अपनी फसल को गोदाम में रख सकता है? बाध्य हो जाता है तभी बेचने के लिए। गोदाम में कौन रख सकता है? बिचौलिया, बड़ा किसान, मंडी मालिक, मंडी के बिचौलिए, वो रख सकते हैं। तो किसान का भंडारण भी गया। उसके बाद परिवहन की उसके पास रहती है व्यवस्था? नहीं रहती, बेचारा अपना ही किसी तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली का इंतजाम करेगा और लेकर जाएगा। सड़कों की बदइंतजामी हम लोगों को पता ही है, पता, तो ये चुनौती है कि नहीं? कृषि उत्पाद का विक्रय, भंडारण
परिवहन चुनौतीपूर्ण है या नहीं है? खाद्य प्रसंस्करण है या नहीं है? फूड प्रोसेसिंग हाई है, लो है? तो उससे उसको उसके दाम भी नहीं मिलते हैं। किसान जो है अगर अपनी फसल को प्रसंस्करण कर सके, क्या कर सके, दूध का घी, मक्खन, चीज बना सके, चीनी के बहुत सारे उत्पाद बना सके, तो बहुत सारी चीजें हो सकती कि नहीं हो सकती? किसान के पास है नहीं। क्या ये भारत की कृषि की चुनौतियां हैं कि नहीं है? तो क्या मैंने ये कहा कि भारत की कृषि बुरी है? नहीं भाई, इन सब से ग्रस्त है, इन सब में किसान जी रहा है। तो ये कहना कि किसानी बहुत आसान चीज है, किसानी का किसी को इंटरव्यू देना, उस बेचारे को पहले ये बता होना चाहिए कि कृषि व संबंधित क्षेत्र में आबादी तो है ज्यादा, बढ़ रही है, जीवीए में योगदान कम हो रहा है, सरकार किसकी तरफ ध्यान ज्यादा देती है? जो क्षेत्र उनके लिए आय लाए। तो किसको सस्ते लोन मिलेंगे? उद्योगपतियों को मिलेंगे। उद्योग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा विदेश व्यापार में? ये बेचारा छोटा किसान है, और ये किसान जो है एकजुट भी नहीं है। जो अगर हम देखते हैं दक्षिण भारत में किसानी जो है सहकारिता पर आधारित है। ये छोटा किसान है, सीमांत किसान है, इसे कभी भी कुचला जा सकता है कि नहीं कुचला जा सकता? एक नेता के बेटे ने तो सच में ही कुचल दिया था गाड़ी के नीचे ही। मैं तो मेटाफोरिकली कह रहा हूं कि भाई कि कुचला जा सकता है उनके हितों को, यहाँ तो व्यक्ति को ही कुचल गया था वो। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, आजकल जो थार में बैठे हुए हैं वो थार का मतलब ही है बच्चों बच्चों तुम्हारी जिम्मेदारी की थार आ रही है। ठीक है। अब एक मोहम्मद इरफान अंसारी हैं, ये भी अपना दुख लेकर आए हैं कि मैं अपनी क्लास खत्म नहीं कर पाया, बहुत से लोग नहीं कर पाए हैं सर, इसकी वैलिडिटी बढ़ा दो। तुमसे ज्यादा दर्द इसका है भाई। तुम्हें तो केजीएस ने बहुत वैलिडिटी दी है, उसके बाद तुम ही लोग हो कि क्लास में पढ़ाने के बाद उसको दोबारा बिना पढ़े हुए यहाँ पर आकर ये बोल दोगे कि हमको मैप नहीं समझ में आ रहा, वो है, और अड़ भी जाओगे। और मुझे उससे संवेदना हो जाए, आप सोच के बताइए। मेरी संवेदना आज भारत के किसान के साथ है, इन छात्रों के साथ नहीं यार, जो ऐसा कह रहे हैं। क्या नाम है इनका? आरजू जी। आज तो भाई मतलब शिक्षक का क्लास में तुमने मजाक ही बना दिया कि भाई साहब हमको भारत का मैप नहीं समझ में आ रहा, मैप करवाया। पहली क्लास में मैप ही तो होती है, पहली दो क्लास सिर्फ मैप होती, एक बार करिए, दो बार करिए, उसके बाद अड़ गए कि भाई पर्वत नहीं समझ में आया। इतना अगर कर दोगे तो क्या हो जाए? ठीक है। बस बस ये सारी चीज, अब इमोशनल नहीं हो रहे हैं, अब एक्चुअल बिजनेस। इस किसान के लिए कुछ करना है। ऐसे लोग जो क्लास में बैठकर चित्र बनाकर पूरा का पूरा दिखाकर जब नहीं समझ रहे हैं, वो मेरे किसान का भला कर देंगे? वो मेरे किसान का भला कर देंगे? बताओ यार, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस चुनौती का अब हम क्या करने वाले हैं, इसका आकलन करने वाले। चुनौतियां आई क्यों, समझना चाहेंगे कि नहीं समझना चाहेंगे? ये चुनौतियां भारत में आई क्यों, इनका कारण ये अर्थव्यवस्था में नहीं है, ये भूगोल का कारण। तो अब हम क्या करने वाले हैं, भारतीय कृषि का विश्लेषण, स्पेशियो टेम्पोरल एनालिसिस, स्पेशियो टेम्पोरल एनालिसिस। स्थानिक व कालिक आकलन करने वाले। तो अगर मैं देखूं भारतीय कृषि, तो भारतीय कृषि आजादी से पहले, आजादी से पहले और आजादी के बाद भी हो सकता है, हो सकता है। तो एक तो हो सकता है स्वतंत्रता पूर्व। ये कृषि विकास का कार्य था कि कृषि विनाश का कार्य था?
ये आपको इतिहास के लेक्चर में बताया गया है, तो उसका इतिहास जानने की कोई जरूरत है? हम तो आज की कृषि की बात कर रहे हैं, तो हम इसकी क्यों बात करें? ठीक है, डन। तो यहां पर हमने देखा कि गोरों ने सिर्फ क्या किया? सिर्फ शोषण किया, हमें मजदूरों की तरह उपयोग किया। कृषि में जो भी सुधार हो सकते थे उन्होंने कोई सुधार करने की जरूरत नहीं की, और हमसे वो जितने भी आपके जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी, इन व्यवस्थाओं से हमें सिर्फ कर निकालने के लिए, हमें हमारा खून चूसने के लिए उन्होंने काम किया। जब उन्हें सेना में चाहिए था तो सेना में भी भर्ती करवा लिए, उनके लिए युद्ध भी हम लड़ने के लिए जाएंगे। और हमसे ऐसी भी खेती करवाई है, ऐसी भी खेती करवाई है जैसे नील की खेती, जिसमें हमारी जमीन बंजर हो जाएगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जहां बाढ़ है बाढ़ है। एक उनके दिमाग में आया कि यार ये पंजाब हरियाणा जो है ये बढ़िया उत्पादन कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर एक काम करना शुरू किया, नहर निर्माण किया, नहर परियोजनाएं बना दी। नहर परियोजनाएं हमारे लिए नहीं बनाई थी, उनका उन्होंने बकायदा टैक्स वसूल किया। तो आज बहुत से लोग आप देखते होंगे बैंक में पैसा डालते हैं, बैंक में पैसा डालते हैं तो क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। बैंक में अगर पैसा डालिएगा तो 3-4% ब्याज मिलेगा। तो आजकल हम सुनते हैं कि लोग बैंक में इतना नहीं डाल रहे हैं, बैंक में लंबी अवधि का निवेश जो होता है, फिक्स डिपॉजिट, उसमें डाल दीजिए तो क्या होता है? ज्यादा ब्याज मिलता है। ये आपको इकोनॉमिक्स में बताया होगा। और सरकार ने लोगों की मदद करने के लिए, मदद करने के लिए क्या करते हैं? कन्या समृद्धि योजना और ब्याज दे दिया, सीनियर सिटीजन को और ब्याज दे दिया। तो हर कोई चाहता है कि भाई जो मेरा पैसा है, जो मैंने पैसा कमाया, इसको अगर मैं कहीं पे लगाऊं तो पैसे में थोड़ी वृद्धि भी हो जाए। तो बैंक हो गया, नहीं तो सरकारी योजनाओं में हो गई। और जो थोड़ा सा रिस्क ले सकता है, तो आपको इकोनॉमिक्स में बताया होगा, शेयर मार्केट में भी जा सकता है, वहां खतरा रहता है, आपका पैसा डूब भी सकता है। ठीक है, वहां पर कितना मिल जाएगा? 12-15% मिल जाएगा। सरकार कितना देती? 7-8% देती। बैंक कितना देता है? 3-4% देता है। अंग्रेजों को भी पैसा बहुत है, लूटा है, सारी दुनिया से लूटा है, निवेश करना है, तो निवेश में क्या चुनेंगे? जिसमें ज्यादा ब्याज मिले। 5%, 10% ना, 30 से 40% ब्याज पर वो लोग ये काम कर गए कि नहर बनाओ और नहर से पैसा लो। तो उनके लिए नहर क्या था? निवेश था, एक तरह का शेयर था कि ये पैसा तो मैं निकालूंगा ही निकालूंगा, और उस पर 40% और कमा लूंगा। तो हमारे लिए क्या था? हमारे लिए कुछ नहीं था। नहर भी बनाओगे, हमें मारपीट के हम ही से नहर बनाएगा, हम ही से टैक्स भी लेगा, और जो होगा मारपीट होती रहेगी। तो लेकिन ये नहर जो है, नहर कम क्यों हो गई फिर? नहर तो अच्छी व्यवस्था है, जल्दी से देख के बताइए। ये नहर सर आजादी के समय 40 मिली थी, ये गोरा दे के गए थे, ये कम क्यों हो रही? सोच के देखिए, ये तो बना हुआ है ना, बने हुए नहर। आज की डेट में अगर आप सुनेंगे नहरें सूखी पड़ी हुई, नहरों का देख रेख नहीं हो, नहरों का चलन चला गया देश से। ऐसा क्यों हो गया? नलकूप तो आने में टाइम लगा है भाई, नलकूप तो बहुत बाद में आया। नलकूप तो हमने कहाँ पे, ये तो जीरो चल रहा था, बहुत बाद में आया। नलकूप तो हरित क्रांति के बाद आया। आजादी 50 हो गई, 50 से 70 तक कुछ नहीं था नलकूप। देखिए नहर जो है, नहर जो है चलाना बहुत मुश्किल है, उसमें लगता है पैसा, पैसे के लिए लगता है टैक्स। पूरा हंटर मार के, कोड़ा मार के टैक्स हमसे निकलवा लेता था। अब सरकार नहीं निकलवा सकती। कल्याणकारी सरकार अगर फसल फेल हो गई तो क्या आपसे जबरन वसूली कर लेगी? वसूली कर लेगी, चुनावी मुद्दा हो जाएगा। तो सरकारें जो आई आजाद होने के बाद, वो गोरों की तरह उतना ज्यादा शोषण नहीं कर पाई। तो ये जो नहर वाला सिस्टम है ना, आप यूं समझो, ये नहर वाला सिस्टम वही सिस्टम है जो सड़कों का टोल वाला सिस्टम। तो बहुत से लोग जो हैं सड़कों का उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि टोल है कि नहीं है। तो जो भी वहां के स्थानिक लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो क्या करेंगे? कच्ची सड़क से ले जाएंगे मोटरसाइकिल, वहां टोल पर जाने में बहुत दिक्कत है कि नहीं? वैसे लोकल बनाया, सब कुछ किया, तो दुनिया के टोल हैं। तो एक तरह का टोल व्यवस्था है। जिस देश में गरीबी हो, अराजकता हो, किसान बेचारा सीमांत हो, उसको हर चीज के लिए टैक्स लोगे तो फंसेगा कि नहीं फंसेगा? ठीक है। तो किसी ने कहा इसके किनारे लोगों ने अधिग्रहण कर लिया है सर, ये कर लिया, वो तो बाद में किया जब सरकार ने छोड़ दिया, भाई अब हमसे नहीं हो रहा है, अब हमसे नहीं हो रहा है, तो लोगों ने उसकी लूटपाट कर ली। ठीक है, तो ये हो गया ऐसा। तो इसको तो आगे ना बढ़ाऊं, अब मैं आ जाऊं आजादी के उपरांत वाले। ठीक है, स्वतंत्रता उपरांत। ठीक।
तो ये जो हमारा आजादी के बाद का जो पहला काल है, इसको हम कहते हैं 1950 से 1967। इसमें भारत में फोकस क्या था? इसमें नेहरू मेलानोबिस मॉडल चला। जल्दी से बताइए अर्थव्यवस्था में क्या बताया गया इस मॉडल के बारे में? अब अर्थव्यवस्था का भी टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं तो बहुत मजे से बोल देंगे शिक्षक तो हमको समझा नहीं पाते हैं। हाँ, भारी उद्योग के विकास पर। तो अब फिर से बताना चाहता हूं, चाहे तो लिखिए, इस चीज को समझ लीजिए होता क्या है, वरना ऐसे ही लोग, क्या नाम है, आरजू था नाम, आरजू जैसे लोग हैं, ये जिम्मेदारी किस पे डालेंगे? हम पे डालेंगे। वो तब से मोहम्मद इरफान अंसारी, प्लीज हमें सोल्यूशन बताइए। हम क्यों बताएंगे भाई सोल्यूशन? आप क्लास छोड़ दिए, आप क्लास दोबारा दोहराना नहीं चाहते, वैलिडिटी बढ़वाइए, उसका सोल्यूशन हम बताएंगे, सब चीज का सोल्यूशन हम बताएंगे। और आप क्लास में, अभी जो क्लास चल रही है उसमें ये इरफान अंसारी कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसके लिए सोल्यूशन। बेटा सनीमा में नहीं आए हो, क्या मूवी है, फिर से नाम बताओ। सैयारा, सैयारा में सोल्यूशन है, पहुंचो, दिल से आएगा सोल्यूशन। तो यहां पर सभी शिक्षकों ने आपको बताया होगा, इतिहास भी बताएंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस में इतिहास में बताया जाएगा, अर्थव्यवस्था में बता रहा हूं और भूगोल में बता रहा हूं। इसे गांठ भी बांध लीजिए, लिखना है, सोचना है, अपनी बोली में ले आइए। भारत ने पाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के पास क्या आई थी? व्यापार करने आई थी कि नहीं आई थी? इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे क्या किया? व्यापार से क्या किया? कब्जा कर लिया। तो हमने कहा व्यापार करना क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारे पास बहुत सी चीजें हैं नहीं, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं नहीं, तो हमको आयात करनी पड़ती हैं। ये आयात के नाम के आते हैं और क्या करते हैं? उपनिवेश कर लेते हैं। आजकल तो आपने आर्थिक उपनिवेश भी सुना है, सुना है कि नहीं सुना है? नियो कॉलोनियलिज्म, नव उपनिवेशिकवाद जिसे कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं? जैसे चाइना कर रहा है, तो चाइना कर रहा है तो वो भी करता रहे। ठीक है, डन। अब उसके आगे हम बात कर रहे हैं कि भारत ने कहा यार इन लोगों से अगर हम संपर्क ही ना रखें, इन लोगों से संपर्क ही ना रखें, यानी हम अपना आयात ही बंद कर दें, सब चीज खुद ही उत्पादन करने लगे, तो ये लोग आएंगे। तो ये दौर क्या था? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का। ये शब्द है, अंग्रेजी में खूब यूज होता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। नेहरू का ये सोच थी कि हम इंपोर्ट करेंगे नहीं, सब अब यहां पर बनाएंगे। तभी नेहरू ने ये बड़ी बड़ी संस्थाओं की जो नींव भारत में रखी गई, ये क्यों रखी गई थी? ये हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू का विजन था कि हमारा देश हर चीज में अपनी पकड़ रख सकता है। लेकिन यहां एक चुनौती हो गई, गरीब देश है, हर चीज में आपके पास पूंजी तो बहुत सीमित है कि नहीं? हर चीज में लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये वो वाले छात्र हैं जो हर टॉपिक थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते, कोई सा भी पूरा नहीं करते। एक भी पूरा कर लोगे तो उसके कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ जाओगे कि नहीं बढ़ जाओगे? तो नेहरू जी ने जब ये बात की तो उनका उद्देश्य, जैसे अभी किसी ने कहा, बड़े उद्योगों पे चला गया। सरकार का काम है, सब चीज हम बना देंगे, अब तो हमारे पास सरकार है, ये तो गोरे लोग हमें नहीं करने दे रहे थे। तो हमने क्या किया? हमने सब चीजों के उत्पादन पे भारी उद्योग, उन्होंने कहा जल विद्युत बनाना, लगाओ भाखड़ा नंगल और ये दामोदर वैली, बड़े बड़े परियोजनाएं घोषित कर दी। अच्छी बात है, अच्छी सोच है कि नहीं? सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। आया मुद्दा कृषि का। तो नेहरू जी से पूछा गया भाई कृषि पे क्या करना है? नेहरू जी ने कहा कृषि पे क्या करना है, ये देश किसानों का है, किसानों ने इस देश को आजाद कराया, तो किसानी तो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, वो तो मजबूत हड्डी है। हमारी कमजोर हड्डी कौन सी है? उद्योग नहीं है हमारे पास। उन्होंने कहा ये हमारे किसान संभाल लेंगे। ये विश्वास था, सोचिए, किसान के लिए। आज जब हम बात करते किसान के लिए तो विश्वास क्या था? हमारा किसान संभाल लेगा। बट कैसे संभाल लेगा? यहां गड़बड़ा गए। क्या नेहरू जी ने भारत नहीं देखा था? छोटा सीमांत किसान कितना संभालेगा? संभालना शुरू किया 50 में, 60 में, इसी तरह से चल रहा था। नेहरू ने कहा सुनिए, अगर कोई कमी पड़ी ना तो चिंता मत करिए, उसे आयात कर लेंगे, खाद्यान्नों को आयात कर लेंगे। विश्व बाजार में खाद्यान्नों की कीमत बहुत कम है। खाद्यान्नों की कीमत क्या है? बहुत कम है, हमारे समतुल्य ही है। और अगर हमने आयात किया, कोई हम पे कब्जा नहीं करेगा। लेकिन जो चीज हम बना नहीं सकते, उन चीजों पे वो हमारे को पकड़ सकते हैं। जो चीन ने दुनिया की नब्ज पकड़ी हुई है कि नहीं पकड़ी हुई है, रेयर अर्थ में। तो नेहरू जी का विचार ठीक था, चल रहा था। 50 से 60, 10 साल गाड़ी निकल गई।
60 के दशक में गड़बड़ होनी शुरू हुई, बैक टू बैक सूखा पड़ा। 63 में सूखा पड़ा, 64 में सूखा पड़ा, 65 में सूखा पड़ा। और हमारी कृषि किस पर आधारित है? वर्षा मानसून पर आधारित। वर्षा मानसून पर आधारित है। ठीक है, तो अब वर्षा मानसून पे हमारा किसान फेल हो गया। किसान क्या करे भाई, फेल हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद हमने सोचा आयात कर लेते हैं। आयात यही सोचा हुआ था कि नहीं सोचा हुआ था? यहीं पे हमारी पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है। पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है, आयात होने पर भी अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा है। आयात की जगह हमें एड दे रहा है, घटिया अनाज भारत को भेजा जा रहा है। तो यहां पर हमारा तिरस्कार भी हो रहा है। एक देश जिसको हम कहते हैं आजाद किसानों ने करवाया, खाना जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, हमें मौसम ने मार दिया, हमें युद्ध ने मार दिया। और विश्व में जो हम कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप हमारा यार है, कि वही यूएस है। ये तो व्यक्ति बदलते रहते हैं यार। ये तो बेवकूफी है कहना कि कोई राष्ट्राध्यक्ष मेरा यार है, वो अमेरिका है भाई। ये बेवकूफी है कि आप उनको व्यक्तिगत देख रहे हो कि यार ये व्यक्ति है, इसके साथ मेरा तू तड़ाक का संबंध है। अमेरिका है वो शब्द अमेरिका है। प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो क्या है? वो भारत हैं। तो जब जब डोनाल्ड ट्रंप बात करता है, किसी एक व्यक्ति से बात नहीं करता है, वो भारत के प्रतिनिधि यानी भारत के सर्वोच्च प्रतिनिधि से बात कर रहा है, तो वो भारत से बात कर रहा है। बहुत ही अजीब सी बात होगी, बचकाना सी बात होगी। मेरी तो तू तड़ाक की है, कल ही उसने लगाया 25%। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, किया जाए, गाना गाया जाए सब लोग। 1 तारीख से लग गया है, लग जाएगा 25। और मैं तो कह रहा हूं लगे या ना लगे, लगे या ना लगे, ठीक है। सर हमारे पास कोई क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बस ये वाले का जवाब दो। जवाब नहीं दोगे तो जान लो मेरे पास ना टेक्निकल टीम नहीं है इरफान जी, नहीं तो ब्लॉक करवा देता। आप शिक्षक का कोई जवाब नहीं दे रहा, इस पे मैं पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहा, लेकिन इसका हक है कि ये जवाब देगा। मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं देगा भाई, क्योंकि इसको वैलिडिटी का अभी बोलो। भाई तुम अगर बदतमीजी कर सकते हो, यही अगर शिक्षक के लिए मान है, फिर काहे का है? फिर तुम्हारी मेरी तू तड़ाक की दोस्ती थोड़ी है। अगर तुम शिक्षक का इतना मान नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं इसका जवाब दे दे। एक जवाब नहीं दे रहा, एक जवाब नहीं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का जवाब दो। और लिखे जा रहा है, पूरा चैट जो है स्पैम कर दिया है। आपको लगता है स्पैम पे बात हो रही है यार? सीरियस बात हो रही है। तो चीन भी जुड़ गया है युद्ध में, चीन भी जुड़ गया है। और चीन के साथ तो हम वाकई में तैयार नहीं थे, ठीक है। यहां पे नेहरू जी की आलोचना भी हुई, जहां आलोचना होनी चाहिए बिल्कुल बनता है भाई, है कि नहीं? बिल्कुल आलोचना हुई। अब नेहरू जी को गलती भी समझ में आई, लेकिन गलती मानने का तब चलन था, अब चला गया है, तब चलन था। तो नेहरू जी ने गलती को मानते हुए कहा ये नीति रोक दो, एवरीथिंग कैन वेट बट एग्रीकल्चर। एकदम से उन्हें समझ में आया कि भाई बहुत बड़ी गलती कर गया हूं, मैंने कृषि की तरफ उतना ही ध्यान नहीं दिया। हमारी कृषि कौन सा बहुत ज्यादा बढ़िया थी भाई, ये तो इन्होंने चला लिया। ये तो हमारे लोगों ने, हमारे पास संख्या बल था इसलिए चल गया, लेकिन ये कैसे होगा? होगा कृषि पे सुधार होगा। और 1960 में ही, ये 65 में ही अपनी बेटी इंदिरा गांधी को काम दे दिया कि पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दो, कृषि के ऊपर काम करना है। तो ये पहला जो दौर है हमारा, कौन सा दौर रहा? ये नेहरू का मेलोनोबिस मॉडल था, कृषि केंद्रित नहीं था। 1964-65 में सूखा पड़ता है, ठीक है। और हमारे भारत पाक व भारत चीन युद्ध हो जाते हैं, ठीक है। जब ये भी हो जाएगा, जब ये भी हो जाएगा, ठीक है। सर हम बता दे रहे हैं सर, इंडियन ज्योग्राफी का 3rd लेक्चर कह रहे हैं सर, 3rd लेक्चर कर रहे हैं सर, अब क्या करें सर? वैलिडिटी बढ़ाओ। क्या कर रहे हो भाई इरफान अंसारी, क्या करना चाहते हो यार? हद हो गई यार। इसका इससे कुछ लेना देना नहीं, अभी जो बात कर रहा हूँ भारत के इतिहास से तो बात करूंगा। कुछ नहीं है इरफान अंसारी, ब्लॉक नहीं कर पा रहा हूँ, टेक्निकल टीम नहीं है भाई, नहीं तो बिल्कुल कर दूंगा। तो कृषि केंद्रित नहीं है, तो भारत में क्या हो गया? भारत खाद्यान्न क्या करने के लिए?
विवश हो गया। डन। क्लियर है? सुभाष जी लिख रहे हैं, ऐसा ना बनो आपका रिदम टूट जाता है, हमारा भी तो पढ़ाते हुए रिदम टूटता है। यहाँ पे लिख रहे, यहाँ पे लिख रहे, आपने भी तो चैट लिखा है सुभाष जी, आपका भी तो पढ़ा है, अब आप रिदम तोड़ दो। सुभाष जी जैसों के लिए लिखो, बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, यहाँ है रिदम देखने के लिए। अब भारत को कुछ करना है, तो भारत ने क्या किया? अब भारत ने क्या करना है? हरित क्रांति शुरू करी। तो कितने लोगों को समझ में आया हरित क्रांति कितनी जरूरत का समय आ गया है? यहाँ पर जो हमारे पास आया है 67 से, 1967 से जो दौर आया है 1967 टू 1985, यहां पर हम क्या हो गए? कृषि केंद्रित। यहां पर हम क्या हो गए? कृषि केंद्रित। बेटा देखो मत, लिख लो, तुम भी ऐसे देख रहे हो सिनेमा। कौन सी मूवी है भाई? तैयारा। तैयारा टाइप मत देखो यार, वरना फिर ऐसे ही होगा। सही कह रहा है, मैं सही कहूंगा, मैं सही कहूंगा, ठीक है। कृषि केंद्रित, इसका पार्ट ए 1967 से 1977 78 में क्या कहलाया? हरित क्रांति। और 77 78, 1978 से 1985 का क्या कहलाया? हरित क्रांति विस्तार। अभी काम की चीज होने वाली है, इसको हम देखने वाले हरित क्रांति। हरित क्रांति और हरित क्रांति का विस्तार। तो हरित क्रांति क्यों हुई है? हमारे पास क्या हो गया? पैसे का शॉर्टेज है, खाद्यान्न का शॉर्टेज है, युद्ध में भी हो गया है, विश्व खाद्यान्न जो है उसके दाम बढ़ गए हैं, तो जो आयात जो था सस्ता था वो महंगा भी हो गया है, और हमें जो एड भेज रहा है, हमें जो एड भेज रहा है वो भी हमारे लिए खराब हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर सरकार ने कहा कोई काम किया जाए। सरकार ने इस समय एक उन्नत किस्म का गेहूं की फसल का बीज तैयार कर लिया, ठीक है। सो गेहूं का HYV अवेलेबल हो गया, व्हीट का हाई यील्डिंग वैरायटी, उन्नत बीज, ठीक है। ये होता है जंगली गेहूं, ये आप खड़े हो, जंगली गेहूं, जंगली गेहूं। डन। तो इतना ऊंचा होता है, एकदम घास की तरह होता है, इसमें कितने बीज आएंगे? 10-20 बीज आ जाएंगे, बस इतने ही आएंगे। अब हमने क्या किया? ड्वार्फ वैरायटी, ड्वार्फ वैरायटी मतलब बौना, बौना पौधा तैयार कर दिया। किसका? गेहूं का बौना पौधा यहां पर है, इतने में ही खत्म हो जाता है, और इसमें मिलेंगे 200 बीज। काम की चीज है कि नहीं है? ठीक है। बट इसमें एक दिक्कत है, इसमें दिक्कत यह है कि ये पूरा का पूरा पैकेज में आता है। पूरा का पूरा पैकेज क्या होता है? सिर्फ बीज लेने से काम नहीं चलेगा। अगर आप ये उन्नत बीज लोगे तो आपके पास 100% इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इस उन्नत बीज को बहुत सारे उर्वरक चाहिए। अब एक बात बताओ, पानी बहुत बढ़िया है और उर्वरक भी बहुत सारे डाल दिए हैं, तो केवल बीज ही थोड़ी खाएगा, कीट भी खाएंगे, उनकी भी तो पार्टी है, जब पार्टी हो रही तो वो भी आएंगे। अब जब इतने सारे कीट आ जाएंगे तो कीट का क्या करेंगे? कीटनाशक चाहिए, तो ये सारी चीज चाहिए, तो इसको क्या कहा जाता है? पैकेज टेक्नोलॉजी। पैकेज टेक्नोलॉजी, ये कहां पे तैयार हो गई? लैब में तैयार हो गई, लैब में तैयार हो गई। नॉर्मन बार्लो ये लिख रहे हैं कि नॉर्मन बार्लो ने ये तैयार की, ठीक है। अब ये मेक्सिको में तैयार हुई थी, कहां पे तैयार हुई थी?
मेक्सिको में तैयार हुई नॉर्मन बार्लो, जब भारत में आती है तो भारत में भी इसका वो हो गया। अब हम इसके साइंस में ना जाएं तो चलेगा, हम इसमें किस में, हम तो इसके भूगोल में, भूगोल में अब इसे लगाना है। लगाने में दिक्कत यह है कि पहले तो ये पैकेज टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ेगी, चलेगी नहीं चलेगी इसका कोई पता नहीं है, चलेगी नहीं चलेगी कोई पता नहीं है। तो निवेश करना है और जुआ खेलना है, और बड़ा निवेश है। कौन सा किसान खेल सकता है? बड़ा किसान खेल सकता है जिसके पास बड़ी जोत हो। वो कौन थे? पंजाब, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। लक्ष्य क्या था? खाद्यान्न संकट से बचना, ये लक्ष्य दिया गया। लक्ष्य में कौन आ गए हैं? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आ गए हैं। क्यों किसान है? बड़े किसान है। तो इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट क्या आया? जब हमने ये कर लिया तो लक्ष्य क्या है और उसका रिजल्ट क्या आया? जल्दी से। इसका लक्ष्य क्या रहा? क्या रहा लक्ष्य? था, रिजल्ट क्या रहा? पप्पू पास हुआ कि नहीं हुआ? पास नहीं हुआ, अव्वल नंबर आया। खाद्यान्न संकट समाप्त, समाप्त कर दिया। ठीक है, पहला पॉजिटिव रिजल्ट है भाई। दूसरा पॉजिटिव रिजल्ट, भारत में खाद्य सुरक्षा आ गई भाई। अब किसी का मुंह नहीं देखना है, स्वाभिमान वापस आ गया, स्वाभिमान वापस आ गया है। और अब हमें भरोसा आ गया है, हम अपने ऊपर स्वावलंबी भी हैं। जो हमने स्वावलंबन की बात की थी, यहां पर हम स्वावलंबी भी हो गए। क्यों भाई किसी से भीख मांगनी पड़े? किस चीज की भीख मांग रहे हो यार? शिक्षा का तो काम ही ये है कि शिक्षा, वो क्या बताते हैं मास्टर जी, शेरनी का दूध है, दहाड़ेगा। यहां तो मिमी आ रहा है, यहां मिमी आ रहा है, कहे की शिक्षा दे रहा हूं, मुझे शर्म आती है भाई। और ये बताओ, ये वाला बैच तो रिपीट हो रहा है कि नहीं? आप सब बताइए, भारत का भूगोल क्या आपको रिकॉर्डिंग में मिला था कि नहीं मिला था? ये तो लाइव में भी दिया जा रहा है। आप सोचिए, संस्थान अपनी ईमानदारी रख रहा है कि भाई रिकॉर्डिंग में भी दे दिया कि आपका परीक्षा से पहले चाहिए तो रिकॉर्डिंग में दे दिया, उसके बाद लाइव में भी। और लाइव में आखिरी क्लास की तरफ आया हूं, कहीं मेरा जोश कम हुआ हो, कहीं मैं आपको ये कह रहा हूं कि नहीं नहीं चलो सिर्फ सिलेबस खत्म हो, आपको पकड़ रहा हूं कि भाई आगे तक ढीला कैसे छोड़ दो, और वहां पर रो रहा है कि भाई जो है हमसे पर्वत नहीं समझ में आ रहा। फिर काहे का वो है ये सब स्वावलंबी? शाबाश किसानों, जय जवान जय किसान यहां हुआ था, जब आह्वान हुआ था किसान ने अपना पूरा पूरा रिजल्ट दिया। ये होता है रिजल्ट, पढ़ाया और काम हुआ यार। वैज्ञानिकों को भी एक बार लगा रहे यार ये बहुत बढ़िया था, हमने क्या क्या नहीं किया। उन्नत बीज, उन्नत बीज तैयार किया, उर्वरक दिए, कीटनाशक दिए, ठीक है, पूंजी का निवेश हुआ, मशीनीकरण भी हुआ। सोचिए, पूंजी हो गया, मशीनीकरण। बच्चों यहां पर एक जिन्न निकल के आया बोतल से। पानी कहां से आई? सिंचाई, सिंचाई के लिए पैदा हुआ ट्यूबवेल। ट्यूबवेल अभी तक नहीं था, तो सिंचाई जो आई है, ट्यूबवेल नाम का दानव यहां पैदा हुआ है। कब? 1967 में। ऐसे नहीं हुआ था, जरूरत थी। ठीक है, डन। हाँ राहुल, मुझे पता है तुम पढ़े हुए हो, काफी चीजें पढ़े हुए हो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पढ़े हुए हैं और आगे वो होगा। पहली चीज तो जो लक्ष्य था वो मिला है नहीं मिला? लक्ष्य मिला। किसानों ने जो निवेश किया था उनकी आय में वृद्धि हुई कि नहीं? आय में वृद्धि हुई, ये तो सब अच्छी बातें हुई। लेकिन कुछ गड़बड़ भी हो गया, कुछ गड़बड़ भी हो गया, कुछ नकारात्मक चीजें भी हो गई। ये फसल, और यहां पर मुझे ये लिखना चाहिए, रिजल्ट ये रहा, ये एक क्रांति लेकर आया।
भाई ये तो एकदम वो होना चाहिए, क्रांति लेकर आया। लेकिन अब यहां एक समस्या आ गई। ये क्रांति फसल केंद्रित थी। कौन सी फसल? गेहूं। तो किसकी मात्रा बढ़ी? गेहूं के उत्पादन की मात्रा बढ़ी। एक देश जो धान खाता था, एक देश जो धान खाता था, उसको क्या थोपा गया? गेहूं थोपा गया। तो आपने क्या किया? गेहूं थोप दिया। और अब गेहूं ही गेहूं है, आप कह रहे हो खाद्य सुरक्षा, बट हमें तो और भी चीजें चाहिए पोषकता। तो ये सुनो, अगर ये पास हो गया और अगर ये किसानों के लिए मॉडल बन गया, तो पूरे देश का किसान क्या उगाना चाहता है? गेहूं गेहूं गेहूं। तो बाकी फसलों की अनदेखी हुई। तो क्या मैं लिख सकता हूं फसल असंतुलन? खाद्य सुरक्षा तो आई, लेकिन पोषण सुरक्षा, न्यूट्रिशनल मिस हो गई कि नहीं होगी? ठीक है। दूसरा, दूसरा नकारात्मक पहलू, ये क्षेत्र केंद्रित था। क्या था? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र केंद्रित। जल्दी बताइए, क्षेत्र केंद्रित क्यों था? बड़े किसान तो बाद की बात है, उपजाऊ बाद की बात है। गेहूं, गेहूं की फसल ठंडे तापमान में होती है। गेहूं रबी फसल है। समझ रहे हो? अगर आपने व्यापार करना है किसका? ध्रुवीय भालू का, राजस्थान में कर सकते हो? नहीं, मन है, पैसा ऐसी चाहिए ले आएंगे, बर्फ का छिड़काव कर देंगे। जो उसका पारंपरिक क्षेत्र था, गेहूं का पारंपरिक क्षेत्र क्या था? ये था। और इत्तेफाक से यहाँ का किसान भी बड़ा मिला। यहाँ पे नदियों की सिंचाई व्यवस्था गोरों के समय से ही थी। सर, भूमि और जल विवाद, चाचा फसल फसल, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और सभी लोग जो यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अच्छी बात है, सोच रहे हैं, अच्छी बात है, सोच रहे हैं। पहली चीज तो है फसल केंद्रित। क्षेत्र केंद्रित क्यों? गेहूं फसल, गेहूं का पारंपरिक क्षेत्र यही था। ठीक है। उसके बाद आर्थिक व आर्थिक व भौतिक दशाएं बेहतर थी। बड़ा किसान था, बड़ा किसान था। उसके बाद सिंचाई की व्यवस्था पहले से ही यहां पर थी, निवेश की भी वो थी। तो सर इससे क्या नुकसान है? नुकसान है, भारत का क्षेत्रीय विकास का सपना टूटा कि नहीं सुना? सम विकास, समावेशी विकास। हम चाहते हैं देश का सम विकास हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वल डेवलपमेंट। तो भारत का सम विकास का सपना टूटा कि नहीं टूटा? तो हमारी कृषि का असमान विकास हुआ है। असमान क्षेत्रीय विकास। लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो बोल रहा हूं, भारत की कृषि के असमान क्षेत्रीय विकास में यहां का किसान क्या हो गया? धनी हो गया। वहां का किसान, बाकी किसान पिछड़ गए, बाकी किसान पिछड़ गए। अब आते हैं यहां पर, फसल केंद्रित, क्षेत्र केंद्रित, अब किस पर है? अब किस पर है? ये एक समुदाय केंद्रित भी है। अगर देखा जाए तो ये क्लास भी तो है। कौन सी क्लास ने इसका बेनिफिट लिया? बड़े किसान। बड़े किसान ने, तो छोटा और सीमांत किसान, उसको इसका लाभ मिला? नहीं मिला। तो ये क्या हो गया? समुदाय विशेष केंद्रित। तो इसमें भी सामाजिक असमानता बड़ी के नहीं? बड़ी के नहीं? अमीर गरीब, गरीब की दूरी बड़ी। तो ये तो नहीं पढ़ा है अर्थव्यवस्था में? या अर्थव्यवस्था में ये भी पढ़ा है आप लोगों ने? हम्म? ये नहीं पढ़ा है? इसलिए कहा कि भूगोल का काम अलग होता है, अर्थव्यवस्था का काम अलग होता है। वो शिक्षक अपने क्षेत्र में, मैं अपने क्षेत्र में। यहीं पे मामला खत्म नहीं हुआ है। एक और समस्या है, पारिस्थितिकीय समस्या। अब क्या है?
जल्दी से बताओ, पारिस्थितिकीय समस्या क्या आई? जल्दी से बताएंगे क्या है पारिस्थितिकीय समस्या? पारिस्थितिकीय समस्या क्या रही, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। भूमि का, अरे पहले सिंचाई तो कर ले, उसके बाद ही तो लवणीकरण करेगा। तो पहले क्या हुआ, सिंचाई में ट्यूबवेल का प्रयोग हुआ। ट्यूबवेल का प्रयोग का मतलब भूजल का दोहन ज्यादा होने लगा कि नहीं? तो पहले वो आएगा कि नहीं आएगा? तो भूजल का दोहन, हम कहां पर केंद्रित हो गए? भूजल के दोहन। फिर हमने अति सिंचाई की, अति सिंचाई से लवणीकरण हुआ, क्योंकि शुष्क क्षेत्र में कर रहे थे। कहां पे कर रहे थे? शुष्क और अति शुष्क क्षेत्रों में अगर ज्यादा पानी दे दोगे तो कैपिलरी एक्शन, वो पानी वाष्पित होकर सतह पर आएगा, जिसको हम कोशिका क्रिया कहते हैं। कोशिका क्रिया से ये ऊपर आएगा, सतह को लवणीय कर देगा। गड़बड़ हो गई कि नहीं होगी? एक ही फसल बार बार बोते रहोगे बोते रहोगे बोते रहोगे तो वहां के जो मृदा के जो पोषक तत्व हैं वो भी तो चले जाएंगे। वो चले जाएंगे तो उनकी भरपाई करने के लिए क्या करोगे? और उर्वरक डालोगे। रासायनिक उर्वरकों में जब पानी मिलेगा और वो जलाशय में पहुंचे तो उनसे सुपोषण होगा। जल प्रदूषण बहुत किया, जल प्रदूषण किया, कीटनाशक आए, इनसे बहुत विषाक्त हुआ। आज भी, आज भी हमारे पंजाब के किसान बहुत सारे बेचारे, कैंसर हो जाता है उनको। क्यों हो जाता है? रिस्क लिया भाई, रिस्क तो लिया, अपनी स्वास्थ्य को खराब कर लिया, अपनी मिट्टी को खराब कर लिया। और यूं समझ लो कि किसी को कहा जाए कि आपको फिल्म में एक ही काम करना है, शराब के नशे में धुत व्यक्ति का काम, और असली होना है तो आपको क्या करना है? रोज शराब पीनी है, रोज शाम को एक्टिंग करनी है। तो कर तो रहा है भाई, लेकिन अपनी जान पे खेल के कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो पंजाब के किसान ने काम तो किया है, काम तो कर लिया है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी उसने देखे। कुछ डेटा दे रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर क्या है? पहले तो भूजल का दोहन, भूजल दोहन, इसको ट्यूबवेल क्रांति भी कहा जाता है भाई, ट्यूबवेल क्रांति। अब ये भी इकोनॉमिक्स में आपको नहीं बताया गया, इसका मैं डेटा दे रहा हूं। 1950 में वर्ष और ट्यूबवेल सिंचाई, 1950 में 0, 1960 में 0.5%, 1964-65 जब सूखा पड़ रहा था, 64-65 कितना था? 1% सभी लोगों को। उसके बाद 1970, अब हो गई हरित क्रांति। 1970, कोई गैस? 14%। ये छलांग है कि नहीं? 1970 में बड़ी छलांग लगाई। 70 में हो गया 14, डेटा लेकर आया हूं, आराम से परीक्षा में लिखिएगा। 75 में 20, 20%। उसके बाद 1990 में 30, 2000 में 40। ट्यूबवेल क्रांति कितने लोगों को समझ में आ गई? यहां पर हो गया, ये बहुत तेजी से बढ़ा है भाई। इसका जो ग्राफ आप लोगों के लिए बनवाया था, कैसे बढ़ा है ये? इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। क्यों बढ़ा है? इससे क्या हुआ? हमारे भूजल संसाधनों का अति दोहन, भूजल संसाधनों का अति दोहन हो गया है, ठीक है? अति सिंचाई, लवणीकरण, मृदा लवणीकरण, मृदा लवणीकरण और जल भराव की स्थिति आई।
ठीक है, ये भी आया। और इतना सारा पानी दिया तो ये पानी जो है, पानी में जब रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक के योजन से जल प्रदूषण भी हो रहा है। वैसे राहुल, आपको भी अपना उत्तर मिल गया होगा। ऐसा नहीं है कि शिक्षक पढ़ा रहा है तो सारे पहलू बताऊंगा ही बताऊंगा, और साथ में आपको कुछ आंकड़े और मैंने जोड़ के दिए हैं ताकि आप अपने आंसर को और प्रभावी बता सकें। करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? अरे दुष्परिणाम बहुत है यार। दुष्परिणाम बहुत हैं। करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? हम्म। समय की मांग थी, करना चाहिए था। तो समय क्या था? समय था बहुत ही ज्यादा। हमें ऐसा लगा कि हमारी हमारी जो एक एक स्वावलंबी होने की क्षमता है, जो हमारे किसानों में जो एक क्षमता थी, उसमें हम फेल हो गए। तो हमारा आत्मविश्वास क्या चल रहा था? डाउन चल रहा था। एक जोश तो चाहिए, तो एक जोश ले लिया। ठीक है, एक जोश ले लिया। तो आप जो है एकदम डाउन चल रहे थे, आपने क्या किया? एक शराब का घूंट पिया और फिर जरा जोश आ गया। अब ये सही गलत तो मुझे पता नहीं, लेकिन शराब का घूंट तो था ये। शराब का घूंट, और सही दिशा में गया भी। गलत भी जा सकता था, ज्यादा पी लेते तो गलत जा सकता था कि नहीं जा सकता? आकाश कह रहे हैं मजबूरी थी सर इसलिए कर लिया। मजबूरी थी, लेकिन मजबूरी में भी रिजल्ट तो ऐसा ला दिया कि मतलब अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दिए। अमेरिका जो इतना चौड़ में घूम रहा था उसको बराबर कर दिया कि नहीं हमने? अमेरिका ही नहीं, हमारे किसानों में भी एक नई ऊर्जा आ गई कि नहीं आ गई? अब नीति निर्धारकों ने कहा भाई अब देखो काम तो हो चुका है, लेकिन गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ है? सभी क्षेत्रों में नहीं पहुंचा, सभी फसलों में नहीं पहुंचा, और धान रह गया। चलो धान फैलाते हैं। तो अब इसका दूसरा चरण आएगा। पहला चरण क्या था? पहला चरण क्या था? 67 से 87। दूसरे चरण पे आ जाऊं, और मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, इसकी तुलना इसकी तुलना इकोनॉमिक्स की क्लास से नहीं होगी। इसका इकोनॉमिक्स में क्या होगा? पूरक का योग है। सर करा रहे हो, जो मैं करा रहा हूं वो मिलकर पूरा करेगा। मैं आधार तैयार कर रहा हूं, इसी आधार के ऊपर इकोनॉमिक्स बैठेगा तो और भी बढ़िया से बैठेगा, मजबूती से बैठेगा। और अपने विचारों को भी मजबूती से रखना शुरू करिए। कहां पर हूं? यहां पर 67 में क्रांति हो चुकी है। अब 1978 में मेरा मन है कि भाई यहां की तो क्रांति कर ली है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि यार ये जल्दी से बन जाता है, इजी रहता है, हमें दिखाई देता है, भूगोल में दिखाई देता है। हमने कहा यार इसको जरा फैलाओ। कहां फैलाओ? इन क्षेत्रों में फैला दो जहां पर धान होता है। कहां पर? धान। ये गंगीय मैदान हो गए, गंगीय मैदान, फिर तटीय डेल्टा हो गए तटीय पेटियों को, इस सारे क्षेत्र को लेकर जाओ। यहां पर क्या था? गेहूं था। यहां पर क्या लेकर जाओ? क्योंकि ये लोग धान खाते, तो इसको क्या कहा जाता है? सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जो गलती की है, क्या दिखाई दे रहा है? तो ये कहना कि सारा का सारा गलती है और हम ही ने जो है सारी चीजें सही की हैं, आप सोचिए नीति निर्धारक तो लगे हुए हैं। नीति निर्धारक खूब मजे से इस काम में लगे हुए हैं। डन। चावल आधारित, धान या चावल आधारित? पूर्वी व तटीय भारतीय प्रांतों में
पूर्वी व तटीय भारतीय प्रांतों में ये काम होना था। लक्ष्य क्या रखा है? धान के साथ नए क्षेत्रों में, नए क्षेत्रों में क्रांति लानी। रिजल्ट क्या रहा? पिछली बार तो पास होके टॉप कर गए, इस बार कैसा रहा रिजल्ट? इस बार रिजल्ट कैसा रहा? अर्थव्यवस्था पढ़ चुके हो, मेरी तो क्लास कर चुके हो। इस बार टॉप किया कि नहीं किया? किया नहीं किया? अपेक्षित रिजल्ट जो है, अपेक्षित लक्ष्य नहीं रहे। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, धान का क्षेत्र बढ़ा, ठीक है, किसान की आय बढ़ी, पर मजा नहीं आया, क्रांति नहीं हुई। क्या नहीं हुआ? कारण बताइए। सब हुआ, नया बीज ले आए, सब कुछ करना है, वही चीज जो उसके साथ की इधर की सरकार ने कहा हम मदद भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। इस बार, इस बार पिछली बार वो सीमित क्षेत्र था, इस बार क्षेत्र बड़ा है, लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारा श्रम है हमारे पास। चमत्कार क्यों नहीं हुआ? पिछली बार किसी ने कहा मजबूरी थी। हाँ जी, किसान छोटा था, ठीक है, छोटा किसान, चलो किसान पे बिल फाड़ दिया, छोटा और सीमांत किसान। जोत का आकार, जोत का आकार क्या था? ये भी कम था सर, चलो मान लिया। और फिर भी पिछली बार से, भाई पिछली बार जो किया हुआ है रिजल्ट जो है, सरकार मदद कर सकती थी, कर सकती थी कि नहीं? दो खेत हैं, छोटे छोटे खेत हैं, या 10 खेत हैं, तो वहां के पंचायत को कहा भाई तुम सारे एक हो जाओ, कर सकती कि नहीं कर सकती है? सर किसान 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 किसान, सर ये किसान ही वो है। लोग कुछ कह रहा है निर्यात नहीं हो रहा था, अबे बाकी में निर्यात कर रहा था क्या? नशे वाली बात नहीं करेंगे, जल्दी बताओ। राहुल, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। राहुल आंसर दो। ये बड़ी बड़ी बातें, जो जनरल जनरल बातें, इनसे रिजल्ट नहीं आते राहुल, इसलिए पकड़ रहा हूं आपको, जो आप बीच बीच में जनरल बातें कहते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी इन राज्यों में, इन राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता थी, ये मेरी समझ में पहली बार आया है। तमिलनाडु में राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी, कहां से राहुल? पहले तो जनरल मारते हो, और जनरल के अलावा ऐसी चीज लेकर आते हो कि सीधा मास्टर गिर जाए। चमत्कार ना करो, सिंपल चीजें बता रहा हूं। हाँ जी, तो कीटनाशक नहीं मिल रहे थे? खाद का ज्यादा उपयोग करेंगे तो बढ़ेगा ना, बढ़ रहा था। बाढ़ आ गई सर, तूफान आ गए, बताओ, बाढ़ आ गए तूफान आ गए, तो पहली बात ध्यान दीजिएगा, तो मैं ना एक प्रोग्राम चलाता हूं, जो मैंने इस वर्ष बंद कर दिया, उसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम। मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम ऐसा होता है कि उसमें 20 30 40 बच्चे लिए जाते हैं, और उनका एक टेस्ट लिया जाता है। बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, हजारों बच्चे टेस्ट देते हैं, हम उनमें 40 बच्चे निकालते हैं, 40 50। इस बार बल्कि गलती की थी हमने, 100 निकाल दिए थे, तो हमारा रिजल्ट भी उस वजह से थोड़ा सा कम हुआ। कम मतलब कि रैंक 1 नहीं आया, मतलब नंबर तो बढ़ा ही बढ़ा बहुत सारे, बट हमें ये लगता है कि रैंक 1 आना चाहिए था, जितना हम काम करते हैं वो आना चाहिए था। तो हरित क्रांति से कम नहीं होता है वो। उसमें सभी सभी छात्रों को, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि सर मैं
बिना लेक्चर किए ये कहानी कर रहे हैं कि सर हमको पहाड़ बताओ, ये बताओ, वो बताओ। तो उसमें हम पहले ही ये देख लेते हैं कि ये छात्र जो है अपना सिलेबस करके बैठा हुआ है। अगर कोचिंग करनी है तो कोचिंग कर चुका है, सेल्फ करना है तो सेल्फ कर चुका है। उसके बाद उनको एक निबंध लिखने को कहते हैं। उसके लेखन में हाँ उसको इंग्लिश भाषा आती है, हो सकता है उसके पास अभी बिंदु ना हो बहुत सारे, लेकिन वो अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग से जितने भी सीमित बिंदु लेकर आए उनमें नवाचार भी है, सब कुछ है। अब ऐसे 40 लोग हम ऐसे ढूंढते हैं जो कुछ भी हो जाए, कहीं कोई समस्या हो, घबराने को तैयार नहीं है। अगर उनसे कहा जाए पारंपरिक तरीके से नहीं लिखना, नई तरीके से लिख के दिखाओ, तो अपना पूरा दम देकर लिख देते हैं। एक दूसरे के साथ टीम भी बना लेते हैं और फिर वो जो है एग्जाम देते हैं। हमें चिंता नहीं करनी होती, रिजल्ट बहुत तगड़ा आता है। पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा ऐसा ही एक छोटा सा वर्ग था, क्षेत्र में भी आबादी में भी। बड़े किसान, किसानी आधारित, वही पंचायत व्यवस्था। ऐसा कोई नहीं कि बहुत ज्यादा जो है वहां पर उन्होंने छोटे छोटे किसान हो, सबका एक उद्देश्य है, लाभ कमाना है, सब निवेश करने को भी तैयार हैं, सब रिस्क लेने को भी तैयार हैं। छोटा सा क्षेत्र है। लैब था सरकार का, लैब में तो तोड़ू रिजल्ट आएंगे, लैब में आएंगे तोड़ू रिजल्ट। अब सोच के देखो कितना बड़ा काम करने वाले हैं ये लोग। भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इतने बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े क्षेत्र में एक फॉर्मूला लेके जा रहे हो। ये पंजाब में फॉर्मूला काम किया, इधर करो। इतने बड़े क्षेत्र में सोचिए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधताएं कितनी है। इनको एक मैसेज देना कितना बड़ी चुनौती होगी। और अगर इसमें कहीं पर आ गया, किसी ने, राजनीतिज्ञ ने मजा लेते हुए कह दिया हेलो इसमें हमारी जाति पिछड़ जाएगी, अब करके दिखा दो, उस जाति को करके दिखा दो। पंजाब में कहा सुन, ये 2 जमीन है, इन पे सिंचाई होनी है, क्योंकि ये जमीन नहर के पास आ रही है, ये सिंचाई जो है पहले इस खेत में आएगी फिर तेरे पास आएगी, तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो। तो दूसरे को कहता हाँ भैया थोड़ी मदद कर दे, क्या लेगा, और कुछ नहीं, लस्सी पिला दियो, कोई बस लस्सी पिला देगा। यहाँ पे क्या है, कौन सी जाति का है, इसको देना है कि नहीं देना है। यहाँ पर पंचायत भी चाहती तो चकबंदी नहीं कर पाती है कि नहीं। इसमें बहुत दिक्कत हो गई भाई। और तटीय क्षेत्रों की, ये पूरा इतना बड़ा क्षेत्र ले लिया भाई, इसकी मृदा अलग है, इसकी मृदा अलग है, इसकी वर्षा अलग है, इसकी मृदा अलग है, इसकी वर्षा अलग है। वहां तो सारे के सारे सेम थे, मृदा भी सेम थी, वर्षा भी सेम थी, नहरें भी सेम थी, नदियां भी सेम थी, सब कुछ सेम था। यहां इतनी विषमताएं हैं। उसके बाद सारे किसान जोश में, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, जय जवान जय किसान, अभी है कोई दिक्कत नहीं, 2 पैग एक्स्ट्रा लगा ले, कैंसर होगा देखी जाएगी। कैंसर होगा, हम काहे करें, हम तो इतना में ही खुश हैं, भगवान जो दिए बहुत है। अरे भगवान नहीं, देश के लिए सब, अरे बहुत है। अब करवा के दिखाओ, करवा के दिखाओ। मास्टर स्ट्रोक किस में हो सकता है, 50 बच्चों में हो सकता है। आप करवा के दिखा दो, क्लास में अगर 10,000 बच्चे बैठे हुए हैं और केजीएस में करवा के दिखा दो, आरजू आशिफ करवा के दिखा दो। या बहुत सारे बच्चे होंगे सर तोड़ देंगे फोड़ देंगे, वो जो अभी अड़ गया था, वैलिडिटी बढ़वा दो, वैलिडिटी बढ़वा दो। आप जितना मर्जी जोश फूक दीजिए, सचिन सर हाउस द जोश, अरे मेरे ही जोश के उड़े हुए हैं, मेरे ही जोश के उड़ जाते हैं यार। आप सोचिए कल 2 दिन से बारिश हो रही है, 2 दिन से गाड़ी ना पंक्चर चल रही, पंक्चर चल रही, उसमें हवा भरवाता हूँ, फिर यहाँ तक आता हूँ वो हवा निकल जाती है, फिर भरवाता हूँ फिर निकल जाती है। आज सुबह फिर भरवाया फिर निकला, क्यों, क्योंकि एक लक्ष्य है मेरे सामने, ये बोल रहा हूँ कि वैलिडिटी बढ़वा दो। मेरा एक दांत निकलना है, दांत निकलना है, और डेंटिस्ट ने कहा ये दांत निकलवा दो, उसने कहा 4-5 दिन का गैप हो जाएगा, आप बोल नहीं पाएंगे जो भी है। मैंने कहा मेरा बैच खत्म हो रहा है भाई, मैंने उन्हें डेट दे रखी, मैं कैसे छोड़ दूं। मैंने कहा सर दांत आपका है, मैंने कहा रोक ले एंटीबायोटिक। उसने कहा 7 दिन का था सर, आपको 15 दिन हो गए। मैंने कहा 5 दिन और दे दे, कोई दिक्कत नहीं, मैं ले रहा हूँ कैंसर। और मुझे यहाँ पर आकर ये बच्चा ये मजाक कर रहा है कि सर मैं जो हूँ इस बैच में हूँ, अभी मैं तीसरे लेक्चर पे हूँ भारत भूगोल के, मैं क्या करूँ, मेरी वैलिडिटी बढ़ा दो। कल को डोनाल्ड ट्रंप अगर 1 अगस्त से 25% भी लगाएगा ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के उद्योग तैयार खड़े हुए हैं। लगा तो सही है, मजाक करना बंद कर, 25 लगा, बोल तो सही,
मार दूंगा, तोड़ दूंगा, 100 लगा दूंगा, 150 लगा, एक बोल दे, उसके बाद बात करेंगे। उसके बाद जिस दिन मैं दवाई देना बंद कर दूंगा ना, तू ही आएगा पीछे से बात करने कि भाई ये दवाई बहुत ज्यादा हो रही, यूएस में महंगी हो रही, ये दवाई जरा सस्ती दे दो। आएंगे, हमारे पास भी है दम, हमारे पास भी। चाहे मैं ये सुनूं भाई कमजोर वाला, वो राहुल बीच में लिख रहा है लेकिन इससे नुकसान भी तो होगा। भाई पूरे दमखम से आता हूं यार, शिक्षक ऐसे ही थोड़ी बनाऊं, और पूरे विश्वास के साथ आता हूं कि अगर मेरे इकोनॉमिक्स के शिक्षक ने कुछ पढ़ाया और मेरा जो है, हम दोनों का मिलके आपको इतनी बड़ी वो क्लैरिटी देने वाला है यार। यहाँ आकर भैया ऊपर से जवाब भी दे रहे हैं, ये कौन है, अर्जू जी, नहीं समझ नहीं आ रहा है, क्या करें, जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मुझको पहाड़ नहीं समझ में आ रहा है। जीवन पहाड़ है, एडमिनिस्ट्रेशन पहाड़ है, नहीं समझ में आ रहा है तो जरूरी थोड़ी है। अभी देखिएगा फिर बाहर निकलूंगा, साइकिल, ओ साइकिल कह रहा हूँ, कार, साइकिल और कार सेम ही चल रही है आजकल, उसमें फिर हवा डलवाऊं, अगर पेट्रोल पंप पे चीजें खुली मिली तो हो जाएगा। मतलब शिक्षक रोल मॉडल की तरह होना चाहिए। अब शिक्षक का ही जोश तोड़ दो, ऊपर से उल्टा सीधा जो अनाप शनाप, क्यों? क्योंकि शिक्षक जो है चैट पढ़ रहा है, इसको जो बोलना है बोल लेगा। ऊपर से यूट्यूब पे, अरे ये शिक्षक हमको ऐसा बोल दिए, तुमको बोलने का मौका दिए थे यार, तुम वहां पे अपना जेंटलमैन काम नहीं किए, इसलिए तुमको छोड़े नहीं भाई। ये बड़ी चुनौती हो गई भाई। यहाँ पर क्या हो गए, अब इनका नाम हटा दिया जाए, कम से कम आपको एहसास तो होगा कि क्यों जब बच्चे मुझे लिखते हैं कि सर मास्टर स्ट्रोक शुरू कर दीजिए, उसमें जुड़ने का क्या तरीका है, वो सबके लिए ओपन ही नहीं है, वो सबके लिए ओपन नहीं है। वो एक लैब है जिसमें एक क्रांति होगी, उस क्रांति के लिए हाँ ये जरूर होना चाहिए कि योग्यता होनी चाहिए, एक भाषा तो होनी चाहिए। आपका स्तर कैसे बढ़ाना है वो तो वो ग्रुप ही बढ़ा देगा, वो तो हमने कहा उसमें हम उर्वरक डालेंगे, उसमें हम पोषक तत्व डालेंगे, कमजोर लोगों का क्या मतलब। और इस तरह से, और कमजोर है नहीं कोई, आप इनके चैट पढ़ लीजिए, जिस तरह के अपशब्द का प्रयोग करते, काहे की कमजोरी है भाई, ये कोई कमजोरी नहीं। मौका मिले तो सड़क पे जितना तमाशा करना वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बेचारा दिनहीन बन रहा है। ठीक है, ये लव कुश, उसका टेस्ट कब होगा, उसका टेस्ट नहीं होगा, यही टेस्ट हो रहा है लव कुश राठौड़ जो तुम आंसर दे रहे हो, उसका टेस्ट करने के लिए भी तो सोचा जाए ना, अगर आपको लगता है वो होगा तभी तो होगा, वरना करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वापस आएंगे यहीं पर, तो यहां पर क्या हुआ, उतनी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि विस्तृत क्षेत्र था, अत्यधिक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विविधता थी, जलवायु, और खासकर यहां पर बाढ़, चक्रवात के प्रभाव, ये नहीं थे वहां पर, पंजाब में नहीं थे ये, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, तो क्लियर था, लैब में सब कुछ हो गया। ठीक है। एक क्या, राजनीतिक इच्छा शक्ति, कौन सी राजनीतिक इच्छा शक्ति लेकर आओगे, कोई नहीं होने वाला यहाँ पर। छोटा किसान है, यहाँ पूंजी का निवेश नहीं आया भाई, पूंजी का निवेश इतना आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, पूंजी निवेश ही नहीं था। मैं तो कहूंगा किसान में भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आप क्लास में आए हो, आप क्लास के सिर्फ वैलिडिटी पे चलो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भाई मैंने केजीएस से लिया है, इससे बड़ी अवसर कहाँ पे मिलेगा यार। ऑनलाइन वाले छात्रों के लिए 10,000 में या पूरा का पूरा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक आपको पढ़ाएंगे, ये मौका फिर कहाँ मिलेगा यार। इसमें तो हर क्लास एक उत्सव की तरह होनी चाहिए कि मैं इसमें मैक्सिमम लेने वाला हूँ, मैक्सिमम लेने वाला हूँ, रिजल्ट लेके आना चाहिए, नहीं है। तो किसानों में जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो हम देख रहे हैं नवाचार, ठीक है, उसके अलावा रिस्क एबिलिटी, रिस्क लेना, नवाचार कम था, रिस्क टेकिंग कम थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, फिर भी क्या हुआ, पॉजिटिव क्या हुआ, पॉजिटिव में क्रांति नहीं हुई, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, धान का क्षेत्र बढ़ा, और किसान की आय बढ़ी। ठीक है। अब ये कह रहा बाजार ढांचा कमजोर था, बिल्कुल किसान ने वहां पर भी किया, आपका जो अर्थव्यवस्था वाला है, तो विक्रय, भंडारण, परिवहन, बाजार व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। आज ऐसा क्यों हुआ, अचानक सरकार ने इसका फायदा उठा लिया, सरकार ने कहा कि एमएसपी की मांग किसकी प्रॉब्लम है, पंजाब हरियाणा और
पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान की प्रॉब्लम है, बाकी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कभी उसमें आई नहीं ना, उसका लाभ नहीं लिया, बाकी लाभ नहीं लिया। अरे भाई हर किसान का हक है कि नहीं? किसान सोचिए तो सही, अपना पूरा निवेश करेगा और उसकी फसल खराब हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसे उचित दाम ना मिले, उसके लिए तो स्वाभिमान की बात है। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल स्वाभिमान होना चाहिए उसको। किस बात की हम सम्मान निधि दे रहे हैं कि भाई 6,000 रुपया साल का दे रहे हैं? नहीं चाहिए। और 6,000 में कुछ नहीं हो, जिस तरह से महंगाई बढ़ दी, किसान के पास पूरा स्वाभिमान होना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को 25% ड्यूटी देकर तुमसे बेटर निकाल के देंगे, 25% ड्यूटी देकर बेटर निकाल के देंगे। अभी भी हम क्या सोच रहे हैं? अभी भी हम ये सोच रहे हैं अच्छा हम पे 25 लगा है और ये जो है फिलीपींस पे तो 15 ही लगा है, अब उनको 10% का हमसे फायदा है। अरे हम उनसे ले ही नहीं रहे, टक्कर ही नहीं लेनी, हमें अपने पर काम करना। बट वो अपने पर काम करने से तब होगा ना जब हम उस तरफ उस दिशा में सोच रहे हैं, बट हम सोच ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये हुआ भारत का, क्या हुआ, स्पेशियो टेम्पोरल एनालिसिस। इसको कहते हैं कृषि का स्पेशियो टेम्पोरल एनालिसिस, जो कि किया जाना चाहिए। लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई, ये भारत अधूरा दिखाई दे रहा है मुझे। और मजाक मजाक में बात किस पे चल रही है? धान या गेहूं? आज भी भारत के कुल बोए क्षेत्र का एनएसए का या ग्रॉस सोन एरिया का 60%, 60% बुआई क्षेत्र की अनदेखी हो रही है। सोच के देखिए, किसानी की क्या बात कर रहे हैं? कौन सा वर्ष आ गया? कौन सा वर्ष आ गया? 85 आ गया। आजाद हुए कितने साल हो गए? 43 में आजाद हुए, 85 हो गए, 40 के करीब हो गए कि नहीं हो गए? अगर धरना है तो नेहरू गांधी सरकार को, इंदिरा गांधी सरकार को अगर धरना है, इस पे धरो कि 40 साल हो गए, मुड़ के नहीं देखा है, इस सारे क्षेत्र को कैसे छोड़ गए? हमारे बुआई क्षेत्र का 60% क्षेत्र यहां है, हमारा सबसे ज्यादा, सबसे अधिक छोटा किसान आबादी यहां पर रहती है। रहती कि नहीं रहती है? उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब 85 में सोच आई कि भाई गड़बड़ हो गई, हम लगे हुए थे पहले पंजाब हरियाणा, अब उसके बाद हमने धक्का दिया, कहां पे दिया? पूर्वी और तटीय क्षेत्रों को धक्का दिया। वैसा तो मजा नहीं आया, लेकिन चलो कुछ हो गया। लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र तो रह गया, इतना बड़ा क्षेत्र रह गया, तो क्या किया? चलो भाई तीसरा फेज क्या है? 1985 उपरांत, 1985 में किसको किसको हम देखेंगे? मध्य भारत को देखेंगे, पश्चिमी भारत को देखेंगे। अब क्या करें? क्या फॉर्मूला लगाना है जल्दी बताओ, क्या फॉर्मूला लगाया पंजाब में? पंजाब में जादू कैसे हुआ? पैकेज टेक्नोलॉजी। बीज बनाओ, बीज को खाद दे दो, बीज को पानी दे दो, बीज को बाजार दे दो और बीज के लिए निवेश कर दो। ये हमने कहां पे किया? ये हमने पंजाब में किया, पंजाब के बाद पूर्व में भी किया, पूर्व में अब इधर फिर ले आओ। ठीक है, तो वैज्ञानिकों को बोला पुराना फॉर्मूला लगाओ, जल्दी से बीज लेकर आओ। तो उन्होंने कहा सर ये तो क्षेत्र ही नहीं है गेहूं और धान का। बोले किसका है? सर यहां पर तो मोटा अनाज होता है। अच्छी बात है, बनाओ इसका बीज। सर यहां पर तो तिलहन होता है। हाँ हाँ बनाओ। तिलहन क्या होता है? जितने भी तेल जिनसे मिलते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं। दलहन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है? सर यहां मसाले भी होते हैं। और कुछ होता है? सर यहां कपास भी होता है। की बात है, चलो इनके बीज बनाओ। सोचो, भारत के इतने सारे कृषि के उत्पाद देख ही नहीं रहे हम। 40 साल हो गए, 40 साल हो गए, इनको किसके भरोसे छोड़ा हुआ है? राम भरोसे चल रहे हैं भाई। और क्या कहा? फॉर्मूला लगा दो। क्या करा? इसका बीज बनाओ। तो बीज तो बना रहे थे, बीज में अचानक याद आया कि सर बीज तो बनाओ, लेकिन उस सारे के सारे फॉर्मूला में एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है, वो है पानी।
सर यहां ना आने की हिम्मत का कारण ही एक है, पानी का अभाव। क्या करेगी उन्नत सीड, फेल हो गई कि नहीं? सर वो जो उन्नत सीड थी वो चलने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। सर ये कॉटन में बनाया है, बीटी कॉटन इसी समय हुआ है। इस समय आपका कॉटन आंदोलन हुआ है इस क्षेत्र में, और उसके बहुत नुकसान हुए, किसान जान दे रहा है आज तक। वो जो गलती वहां पे की थी, बीटी कॉटन में क्या किया, पहले तो बहुत सारा पानी लगेगा, किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पानी लगवा दिया, सिंचाई है नहीं, तो किसान कैसे कर रहा है सिंचाई? नाम भरोसे, कोई नलकूप भी नहीं है। नलकूप क्यों नहीं हो सकता जल्दी बताओ यहां पर? सर ये तो पठारीय क्षेत्र है, इसमें तो भूजल भी नहीं है, तो सर यहाँ तो पूरा सिस्टम ही अलग है। आपको समझ आया 40 साल सरकार ने इसको काम क्यों नहीं किया? मुश्किल काम सरकारें नहीं करती हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। ये है आपका प्रीलिम्स। प्रीलिम्स का मतलब बकवास बंद, 2 महीने कमरे में बंद हो जाओ, जो भी आपने पढ़ा ये मजाक वाले बेचारे वाला काम करना बंद करो। पर्वत नहीं समझ में आ रहे, पर्वत है उसमें क्या बड़ी बात है, आपको बताया ये पर्वत है, ऐसे बने हैं, ये इनकी श्रृंखलाएं, नाम करके पासिस बताएं, उनके टेस्ट करें क्लास में यार। किया और काम खत्म। जो हम मिशन चलाया करते थे, मिशन में जो बच्चे लिया करते वो केवल प्रीलिम्स केंद्रित, और 2 महीने पहले ही करते थे। अब हमने उसे 3 महीने कर दिया, 2 महीने में बच्चों की अब थोड़ी सी नर्वस हो जाते हैं, तो 3 महीने पहले कर जाते। 3 महीने सीमित हो जाओ, इधर उधर की कोई बात नहीं करनी। सर जी वहां से करंट अफेयर्स आ गए, यहाँ सब करंट अफेयर्स एक ही जगह पे इकट्ठा हो चुका है, जो भी इंस्टीट्यूट के हैं बस एक जगह से। और मुझे रोज का अखबार पढ़ना है, नहीं पढ़ना। सर ये समाचार सुनना है, नहीं सुनना। वो 3 महीने केवल वहीं पर केंद्रित होकर मैं काम करूंगा। फिर लाइब्रेरी में बैठना है, कहीं नहीं बैठना है, कहीं पर डिस्टर्ब नहीं होना है, और रिजल्ट लेके आना है। ये क्या है? प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के बाद बड़ी चुनौती क्या है? मेंस। इसका सिलेबस ओ भाई साहब इतनी विविधता, GS1 GS2 GS3, इसको करते करते मर जाता है। यहाँ पे क्या करना है? सर रटना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, कैंसर भी अच्छा नहीं होता, बिना रटे होगा नहीं, रोना रोना बंद करो। सर मुझे ना पर्वत समझ नहीं आया। भाई साहब पर्वत याद ही तो करने थे ना, पर्वत याद ही तो करने, ये मैडम याद नहीं कर रही है भाई। पर्वत समझना क्या है? हमारे पास पर्वत है, पर्वत है, 3 श्रेणियां हो गई, पार हिमालय, इनर हिमालय, मिडिल हिमालय, साउथ हिमालय, शिवालिक, यही तो याद करना है। मजाक बना रखा है यार। यहाँ से चले नंगा पर्वत, वहां चले नमचा बरवा, और इनके बीच के पर्वत को याद करना है। याद करेंगे नहीं, सीधा याद करना है। और क्या करना है? MCQ लगाने हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे क्या लगेगी? यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग लगेगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए मुझे नहीं पता बाकी टीचर करवाते कि नहीं करवाते, मेरे चैट खोले रखने का एक ही कारण है, क्योंकि मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग आधारित काम करवाता हूं। मैं कहता हूं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी बिना ब्रेनस्टॉर्मिंग हो ही नहीं सकती। और जब मैं आपको प्रीलिम्स और मुख्य की बात कर रहा हूं, प्रीलिम्स तो मैं आपको लिख के दे देता हूं, प्रीलिम्स तो मेरी सामग्री में है, प्रीलिम्स तो मेरे चित्रों में है, वो सारी जानकारी तो आपके पास आई गई है। अब मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूं, तो सरकार मेंस में लड़खड़ाई, मेंस में आंदोलन नहीं कर पाई। और ये जो है, ये तो भाई साक्षात्कार है। कैसे करोगे ये बताओ? ये सरकार के पास चुनौती है, और आज तक इसका आंसर पूरा मिल नहीं पाया है। ये है भारत के कृषि का भूगोल। तो सरकार को अब दिखाई दिया, सिर पकड़ चुके हैं कि भाई बीज तो नहीं चलेगा, अब क्या करना पड़ेगा? नई कृषि, इसे कहा गया ड्राई जोन फार्मिंग। क्या कहा गया? ड्राई जोन। भारत के कुल बुआई क्षेत्र का 60% हिस्सा, 60% हिस्सा ड्राई जोन फार्मिंग के तहत आया। इसके लिए नई सोच पैदा करने की जरूरत है। साक्षात्कार में ऐसी स्थिति देगा कि आप सोच के बताएंगे, आप सोच के बताएंगे कि आप भी आईएएस हो और आपका पति भी आईएएस है, और आप दोनों अलग अलग जिले में हो, अलग अलग राज्य में हो, एक राजस्थान में है और एक नागालैंड में है, तो आपका विवाह कैसे चलेगा? ये क्या पूछ रहा है? पूछ लिया। और इस विवाह को चलने के लिए आप में से एक को सेवा छोड़नी पड़ेगी। अगर छोड़ा तो कौन छोड़ेगा और क्यों? पागल हो रहे हैं यार, ये इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे सवाल पूछे, वैलिड सवाल पूछे, बच्चों ने इनके जवाब तक वहां सोचे, नवाचार से जवाब भी दिया है, सरकार के सामने ही है। जल्दी से बताओ क्या है तो मुमकिन है?
क्या है तो मुमकिन है, फिल इन द ब्लैंक। भक्तों से बाहर आओ और कृषि में आओ। पानी है तो मुमकिन है, तो क्या चाहिए? पानी। पानी है नहीं, पानी है नहीं, क्योंकि यहां पे नदियां सदाबहार नहीं है, पूरे 12 मास नहीं चलती हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था करो। यहां पे सूक्ष्म सिंचाई करेंगे, यहां पे सामुदायिक और परंपरागत सिंचाई प्रणाली लेकर आओ। जल्दी जाओ राजस्थान, पता करो राजस्थान के लोगों से, भाई कैसे करते थे सिंचाई। मध्य प्रदेश से सीखो, जाके आंध्र प्रदेश में जाओ, तेलंगाना में जाओ, क्या क्या व्यवस्था है आपके पास। अच्छा, यहाँ टैंक बनाते हो, सामुदायिक रूप से करवाओ उनको। सर इसमें बहुत टाइम लगेगा, जाके करो, शॉर्टकट बहुत मार ली, प्रीलिम्स मेंस हो गया, इंटरव्यू ऐसे पास नहीं होने वाला है। ये प्रीलिम्स वाला जो आप काम कर रहे हो, क्लास रोक रहे हैं जी, पर्वत नहीं समझ में आ रहा है, फिर ऐसा डीएम थोड़ी चाहिए। डीएम इसीलिए तीन, आप सोचिए 3 स्तर क्यों कह रहा है। उन्हें चेक करना है कि डीएम जो है, अगर अगर उसको कड़ी स्थिति दे दी जाए, उसको कहा जाए कुछ नहीं सोचना है, करना है रातों रात, तो वो करके दिखा सकता है, प्रीलिम्स वाला काम कर सकता है। अगर उससे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने को कहा तो वो मेंस के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की क्षमता रखता है, और साक्षात्कार में ऐसे अप्रत्याशित चीजों के लिए तैयार बैठा हुआ है। हाँ कर सकता है कुछ नई चीज, ये कर दिया। फिर भी पाया कि यार हो नहीं पा रहा है, यहां पर क्या किया, कुआं किया, तालाब किया, और क्या किया, वर्षा जल संचय किया। ठीक है, ये सब कर रहा था। फिर बोला बीज का क्या करें। बोले बीज का अब समझ में आया, एक काम करें, जलवायु आधारित फसल का चयन करें। क्या करें? फसल का चयन जलवायु आधारित करें। और अगर आपको उन्नत किस्म बनानी है, उन्नत किस्म पहले क्या बनाई थी, हाई यील्डिंग वैरायटी, अधिक उत्पादकता वाली। अब क्या बनाएंगे, अब का उन्नत किस्म है सूखा रोधी। अब क्या है, सूखा रोधी बीज। लव कुछ लिख लो बेटा, टाइप ना करो, लिख लो, काम की चीज बता रहा हूं, समय कम है। डन। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें चीजें बदलनी पड़ेगी, और ये देखते कितना सुनहरा अवसर है। किस चीज का, पोषण, संतुलन व सुरक्षा। ये किस पर है, आयात। ये किस पर है, आयात। क्यों नहीं करोगे, इस पर काम कर दो भाई। इनको क्या दे दो, इनको एमएसपी का सपोर्ट दे दो, एमएसपी दे दो, इनकी बाजार मांग पूरी करो। और ये बेचारा किसान ना बहुत ही सीमित संसाधनों में जुआ खेल रहा है, इसको एक काम करो, इनका बीमा करवा दो यार, कृषि बीमा। इनको बढ़ावा दे दो। मोदी जी यूएन में जाकर बोले कि जो है मिलेट को बढ़ावा दिया जाए विश्व में, इसको हमने क्या कह दिया, श्री अन्न योजना। यूएन ने पिछले वर्ष को वर्ल्ड मिलेट डे घोषित कर दिया, मिलेट ईयर, ईयर ऑफ मिलेट। मोटे अनाज को अवसर दो ना। मोटे अनाज में बहुत सारे मिनरल और विटामिन होते हैं। चलिए, मोटा अनाज क्या होता है, ज्वार, बाजरा, मड़वा, रागी, ये सब मोटे अनाज है। खूब बढ़िया से करो, है कि नहीं। किसान प्रशिक्षित नहीं थे सर, सब्सिडी मॉडल प्रारंभिक था। अरे किसान तो आज भी प्रशिक्षित नहीं है, किसान तो आज भी प्रशिक्षित नहीं है कि नहीं। तिलहन दलहन के लिए आपने सुना पीली क्रांति, पीली क्रांति किसके लिए की गई, दालों के लिए, ठीक है। और दुग्ध क्रांति किसके लिए, दूध के लिए, मिल्क, वो भी तो यहीं पर है।
अपने पशुपालन को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाओ। यहाँ का जो किसान है उसके लिए लेकर जाएंगे कि नहीं लेकर जाएंगे? ठीक है, एक वो आया तेल के उत्पादन के लिए, पहले दुग्ध क्रांति हुई, दुग्ध क्रांति का मॉडल आया जिसमें मदर डेयरी के बूथ खोले गए, मदर डेयरी पर तेल आया, धारा के नाम का ब्रांड आया, मदर डेयरी की दुकान पे धारा तेल बेचा गया। तो वो उससे क्या किया, तिलहन पे काम करना शुरू किया, तिलहन पे काम होना शुरू हुआ। मसाले, दक्षिण के मसालों पे काम करो भाई, अपनी कॉफी पे काम करो, अपनी चाय पे काम करो। अनुपम मिश्रा कह रहे हैं मड़ुआ क्या होता है, नाम से तो अनुपम मिश्रा है, यहीं कहीं के हैं, उत्तर भारत के ही लग रहे हैं, बट क्लास में मजा लेने के उनको मड़ुआ समझाया जाए। ठीक है, अच्छा लिख लो, उतना भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब तुमको एस्पेरेगस बोल के एस्पेरेगस दिखाने पे आने लगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, बट मिश्रा जी बोले हैं तो मिश्रा जी को फोटो दिखाया जाए। आधे तो मैंने कहा ना नॉन सीरियस, ये बेटा ज्वार बाजरा रागी ऐसे में निकलता मड़वा। सर मैंने बाजरा नहीं देखा, देख लो एनआरआई जो घूम रहे हैं, बाजरा की बालियां ऐसे निकलेंगी, ज्वार ऐसे निकलेगा। ठीक है, तिलहन ये सब हमने मटेरियल में डाला हुआ है, नहीं तो इसकी आपको स्लाइड भी मिल जाएगी, कितना उत्पादन कहाँ पर क्या क्या हुआ है, वो लेटेस्ट जो उत्पादन है ये सब मैंने इसमें डाल के दिया। मेरे ख्याल से पिछली स्लाइड्स में भी दिया हुआ, पिछले बैच में भी यही वाला गया था, वो था। ठीक है, तो होगा या नहीं होगा? और मुझे बताइए, यहाँ पे छोटा और मझोला किसान है तो किसान की सहायता करो। ठीक है, अब भारत सरकार क्या करेगी, यहाँ पे अगर परियोजना बन सकती है, नर्मदा नदी की परियोजनाएं हैं, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन हो रहा था, तो यहाँ से लोग विस्थापित भी होंगे, विस्थापित भी होंगे, जनजातीय लोग भी होंगे, तो उनके मानवाधिकारों का भी वो करना है कि नहीं करना है। अब यहाँ पे कितना हो रहा है ये मुझे नहीं पता है, यहाँ पर कितना हो रहा है नहीं पता, मुझे लगता है फिर मैं आपको कह रहा हूँ कौन सी वाली सिंचाई बेहतर रहेगी, नदियां है नहीं ना, नदियां है नहीं, तो चुनौती होगी या नहीं होगी। तो ये भारत की कृषि है। अब भारत में सबसे मजबूत आज भी कौन चल रहा है? प्रीलिम्स क्लियर करने वाला आसान है, आप लोगों ने कभी प्रीलिम्स क्लियर किया नहीं है, जब मेंस दोगे ना पता चलेगा कि भाई प्रीलिम्स इससे नीचे था, मेंस चल रहा है, और ये वाला अभी भी चुनौती। लेकिन लेकिन यहां पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश ने अच्छा किया, महाराष्ट्र ने अच्छा किया। महाराष्ट्र में आप देखेंगे यहाँ की जब लोकल हमने बात की, सोयाबीन, सोयाबीन का एक आंदोलन आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे सोयाबीन उत्पादन होने लगा, सिंगदाना मूंगफली का उत्पादन जो होता है। पंजाब में क्या होता है, पंजाब में सरसों का तेल होता है, ठीक है, हम बीच में सनफ्लावर भी ला रहे हैं, और पूर्वोत्तर में अब बात चल रही है पाम ऑयल की भी चल रही है। ठीक है, दक्षिण में मसाले, नीलगिरी का जो क्षेत्र है, मसाले क्षेत्रों में आपका जिंजर, जिंजर अदरक होता है, अदरक से सौंठ बनती है, बड़ा मसाला है वो। मिर्ची, मिर्ची दक्षिण भारत में मिलती है, इधर राजस्थान की तरफ भी मिर्ची मिलती है, ये भी है, आंध्र प्रदेश में भी मिलती है, तो ये मिर्ची की खेती, ये हम मसालों की बात कर रहे हैं। इलायची, लौंग, ये सारी चीजें दक्षिण भारत में चल रही हैं और बड़े बड़े स्तर पे चल रही हैं। इसी में अगर हम वाणिज्यिक फसलों की बात करने लगे तो रबड़ आता है, रबड़ आता है। पश्चिम बंगाल की तरफ चले जाओ तो वहां पे जूट आ जाता है, जूट आता है। कपास अपने आप में, गन्ना, गन्ना उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आ गया, और गन्ना किस चीज में काम आएगा, गन्ना एक तो चीनी के काम आएगा, चीनी के काम आएगा। गन्ने का जो बचता है हिस्सा जिसे बगैसे कहते हैं, जो खोल है, खोल बुरा बुरा तो सब चीनी में ही आ गया, जो खोल है उससे कागज बन सकता है, बगैसे से कागज बन सकता है, और गन्ने से इथेनॉल भी बन सकता है, बन सकता है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये सोचने की बात है, ये कृषि ऐसे चलती है। अब कृषि पे फिर आपने कहा कि सर यहाँ पर जो है ये हो रहा है, बाजार बन रहा है, ये बन रहा है, पहले उसका भूगोल देखिए। ठीक है, तो थोड़ा सा फसलों का जो वितरण है वो थोड़ा सा रह गया, तो कल जो है क्लास में प्रारंभ में मैं फसलों का वितरण कराऊंगा, उसके बाद कल की क्लास उद्योगों के स्थानीकरण पर होगी, भारत के उद्योग। ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, यहाँ पर सभी लोग आते हैं, ये परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, ये ईमानदारी इतनी रखिए कि अगर आपने कोई बेसिक चीज नहीं देखी है क्लास में, और चैट में आप आकर कह रहे हैं कि मानचित्र कैसे करें, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो ये ट्यूशन नहीं है जिसमें आपको कोई गोद में लेके बैठा है।
शाजिया जी जो आपने किया बहुत गलत किया था, ऐसा मत करिएगा। और यहाँ भी एक और छात्र हैं कि वैलिडिटी बढ़ाइए, वो मेरे हाथ में नहीं है, पहली बात। और रही बात अगर सिर्फ भारत के भूगोल की, तो भारत का भूगोल दूसरी बार हो रहा है। सभी लोगों से कह रहा हूँ कि जो भी बन पड़ता है, जो भी बन पड़ता है, किसी चीज की कसर मत छोड़िए। हम शिक्षक भी छोड़ते नहीं है अपने इस मौके को कि यार पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जो समस्या आती है फिर भी पहुंचते हैं, उतने ही जोश से पहुंचते हैं। अब यहाँ पर आप हमारा जोश भी उड़ा दें और होश भी उड़ा दें, ये कह के कि पर्वत नहीं आ रहा, और जिद कर दें कि चैट में होगा। बाकी शिक्षकों ने जो निर्णय लिया वो उनकी मर्जी। मैं अपनी चैट को इस तरह नहीं करने वाला हूँ। अगर आप सवाल पूछेंगे तो सवाल का जवाब भी आएगा। ठीक है, डन। बहुत बहुत धन्यवाद। एग्रीकल्चर करिए, अपनी बुकलेट से करिए। अब तो दोनों बैचेज में मैंने ही लग के आपके लिए स्पेशल बुकलेट भी डलवाई है। तो मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत से सीरियस छात्र भी बैठे हैं, सारे शाजिया जैसे नहीं है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, जैसे जैसे हमें वर्ग मिलता जाता है, तो जो रिजल्ट पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया, वो किसी भी बैच में हम पैदा कर सकते हैं। और जब ये इस तरह से बटा रहता है तो हमारा भी हौसला टूटता है। खूब ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।